नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, प्रयोग कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपन डिस्कस कर रहे थे कम्युनिटी के टॉपिक्स, स्पेशली जो सीएचओ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और लास्ट डिजीज़ जो अपन ने डिस्कस की थी वो थी HIV, या जिसको एड्स AIDS या HIV की वजह से जो होती है, एड्स को अपन ने डिस्कस कर लिया था पूरा डिटेल में। आज अपन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है पहला टॉपिक डिप्थीरिया, यानी कि डिप्थीरिया डिजीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और जो भी इस पर संभावित क्वेश्चंस हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, उनको अपन थ्योरी में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो अपन जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर की, उसमें कवर करेंगे। वैसे मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। चलिए, तो डिप्थीरिया का सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है, या डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आंसर है बच्चों इसका, डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया जिसका नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें कहीं गुंजाइश नहीं बचती है, क्योंकि नाम में इसके डिप्थीरी आता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए एग्जामिनर आपको केवल और केवल कॉर्नीबैक्टीरियम नाम दे देगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से होता है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आपको आंसर के लिए केवल कॉर्नीबैक्टीरियम भी मिल रहा है, तो आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि सब कॉर्नीबैक्टीरियम फैमिली का ही होता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, तो पहला सवाल आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, कभी कभी इसके बारे में पूछते हैं कि जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है ये किस तरह का या कौन सा बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव है, उसके आधार पर है। तो डिप्थीरिया एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि नॉन मोटाइल है और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का मतलब जहां हवा नहीं है वहां ये रहना पसंद करता है, एनारोबिक। नॉन मोटाइल मतलब इसके कोई मोटिलिटी के लिए किसी तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए ये नॉन मोटाइल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। दो सवाल, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर डिप्थीरिया एंड इट इज द ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल एनारोबिक। जो टीबी का बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया कैसा है, एरोबिक, क्योंकि वो वहां रहना पसंद करता है जहां पर ऑक्सीजन है, यानी कि लंग्स के अंदर। जबकि डिप्थीरिया जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया है। अब तक अपन ने जितनी डिजीज पढ़ी थी ना पिछली क्लासेस में, जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको पता होगा, तो वो सारी बच्चों वायरल डिजीज थी। दिस इज द फर्स्ट डिजीज जो कि बैक्टीरियल है। तो अब बैक्टीरियल डिजीज शुरू हुई है, तो डिप्थीरिया इज द फर्स्ट जिसमें ये कॉजेटिव एजेंट है, जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, आपको आसानी से याद रहेगा। अब जो बात आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ नो इन्वेजिव पावर बट इट प्रोड्यूसेस अ पावरफुल एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन सिर्फ इसी बेसिस पर होता है कि सेल के अंदर अगर रिलीज हो रहा है तो एंडोटॉक्सिन है, सेल के बाहर हो रहा है तो एक्सोटॉक्सिन। तो डिप्थीरिया जो टॉक्सिन का मतलब सिंपल होता है जहर, है ना। तो जो जहर बना रहा है डिप्थीरिया वाला बैक्टीरिया, इस जहर की वजह से ही डिप्थीरिया डिजीज के सिम्टम्स आते हैं, या ये जहर ही डिप्थीरिया बीमारी का मेन कारण है। बैक्टीरिया अपने आप से कुछ नहीं करता है, वो खाली अपना टॉक्सिन बनाता है जो कि एक्सोटॉक्सिन नेचर का है। डिप्थीरिया का जो टॉक्सिन है, ये सवाल भी पूछ लेंगे कि एक्सोटॉक्सिन होता है किसके थ्रू, जो डिप्थीरिया के थ्रू। जहर को ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से टॉक्सिन बोलते, भाई ऐसे बोलते हैं ना कि यार वो तो बहुत ही टॉक्सिक बंदा है, किसी के लिए बोलते हैं कि साहब ये इसकी बातें बहुत ही टॉक्सिक होती है, मतलब झेल नहीं पाते हैं उसको। तो जहर जो होता है उसको टॉक्सिन बोलते हैं, और एक्सोटॉक्सिन टाइप का टॉक्सिन होता है जो डिप्थीरिया रिलीज करता है। तो ये एक्सोटॉक्सिन ही आगे चल के पूरी बीमारी का कारण बनता है। एक तो हो सकता है कि साहब बैक्टीरिया या वायरस खुद सेल के अंदर जा करके और वो खुद डैमेज कर रहा हो। दूसरा क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया डायरेक्टली वो डैमेज ना करके वो उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं और वो शरीर को डैमेज करते हैं जिस शरीर में वो एंटर कर जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन एक होस्ट हो गया डिप्थीरिया के लिए, तो होस्ट के शरीर को जो नुकसान पहुंचा रहा है वो बैक्टीरिया इटसेल्फ नहीं है,
वो नुकसान पहुंचा रहा है बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन जो उसका प्रोडक्ट है। जैसे अपन खाना खाते हैं फिर पॉटी करते हैं तो अपना पॉटी एंड प्रोडक्ट है भाई, डाइजेशन के बाद में जो बनता है। तो उस तरह से जैसे मधुमक्खी मधु बनाती मतलब शहद बना लेती है ना, तो ये जो डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है ये क्या बनाता है, टॉक्सिन। और वो टॉक्सिन जो है वो एक्सोटॉक्सिन होता है और उससे बीमारी होती है। तो क्लियर हो गया। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि साहब डिप्थीरिया इज एन एंडेमिक डिजीज इन इंडिया। तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि एंडेमिक क्या होती है, पैंडेमिक क्या होती है और एपिडेमिक क्या होती है। तो दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, पिछली क्लास के लेक्चर में आपको ढूंढ लेना और एक बार समझ लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको बार बार कन्फ्यूजन ना रहे। एंडेमिक के लिए मैंने एक बात बोली थी कि इसको हम लैंडेमिक बोलते हैं ताकि हमें याद रह जाए। लैंडेमिक इसलिए बोला है बच्चों क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन ये थी कि ये कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज। कांस्टेंट प्रेजेंस का मतलब एक डिजीज एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कंटिन्यूअसली बनी रहती है ना, इन अ जियोग्राफिकल एरिया। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था एंडेमिक गॉइटर का कि जहां पर पहाड़ी एरियो में जहां आयोडीन की डेफिशिएंसी रहती है वहां पर गॉइटर एंडेमिक रहता है, यानी कि उन एरियाज में वो हमेशा डिजीज बनी रहती है। तो ऐसी डिजीज एंडेमिक होती है या कहलाती है। तो डिप्थीरिया इज ऑल्सो एंडेमिक डिजीज, क्योंकि इंडिया में डिप्थीरिया अभी तक परसिस्टेंट है, बना हुआ है, केसेस आते रहते हैं और डिजीज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है। कई कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया की बच्चों जहां पर डिप्थीरिया नाम की बीमारी नहीं होती है। जैसे टीबी है, टीबी भी अपने इंडिया में ही एंडेमिक है। बहुत कम कंट्रीज ऐसी बची हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज होंगी, एशिया की कुछ कंट्रीज हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपमेंट वाली फेज में हैं, जो डेवलप्ड नहीं है, वहां पर यह बीमारी कॉमन है। अपने यहाँ ऐसा थोड़ी होता है कि टीबी का मरीज मिल जाए तो हंगामा हो जाएगा, ओ माय गॉड टीबी का मरीज। मतलब अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, कस्बे में आपको जरूर कोई ना कोई मरीज के यहाँ सब टीबी की दवाई चल रही है, 6 महीने से दवाई ले रहे थे, अब जा करके उनको आराम मिल गया, या फलाने को अभी टीबी डायग्नोसिस हुआ। यही चीज अगर अमेरिका में हो जाए तो हंगामा हो जाता है। हंगामा मतलब पूरा देश, वहाँ की संसद में इस बात की चर्चा होती है कि सब टीबी का मरीज। इवन मलेरिया, क्योंकि मच्छरों पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया, गंदगी नहीं है। स्वच्छ भारत जैसे अभी चलाया है उन्होंने, बहुत पहले अमेरिका को साफ करने का अभियान चलाया। लोगों में सेंस है ना, जो सिविलियन सेंस होता है कि एक अच्छे सिटीजन के जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करते हैं। सड़क पे कचरा नहीं है, थूक नहीं रहे हैं, कचरा नहीं डाल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें वो पहले से करते आ रहे थे। तो इंडिया में जो चीज़ अभी कॉमन है वो बीमारियां एंडेमिक डिजीज है, क्योंकि एक जियोग्राफिकल एरिया में जो डिजीज कॉमन होती हैं उनको हमने एंडेमिक डिजीज बोला है। डिप्थीरिया उनमें से ही एक डिजीज है। चलिए, अच्छा, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब ये फैलता कैसे है, तो ये केसेस हो सकते हैं और कैरियर हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जरूर ध्यान देना इस बात पर। डिप्थीरिया का जब भी सवाल आए या डिप्थीरिया को आप जब भी रिवाइज करें या डिप्थीरिया के बारे में जब भी पढ़ें, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिप्थीरिया के मामले में कैरियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सीधा सीधा सवाल बनता है कि साहब कैरियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो डिप्थीरिया इज द आंसर। कई डिजीज ऐसी जिसमें केवल केसेस होते हैं, क्रॉनिक कैरियर्स नहीं होते या कैरियर स्टेज नहीं होती है। डिप्थीरिया के मामले में बिल्कुल उल्टा है। डिप्थीरिया के लिए सोर्स से, जो इन्फेक्शन का सोर्स है वो कैरियर से ज़्यादा, केसेस से ज़्यादा कैरियर्स है। कैरियर मतलब जिसके अंदर बैक्टीरिया है लेकिन जिसको डिजीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, जिसको बीमारी के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, जो सब क्लिनिकल जो इन्फेक्शन है वो होता है कैरियर स्टेज की। लंबे टाइम तक वो बैक्टीरिया उसमें रहते हैं और दूसरों को तो वो फैलाते रहते हैं लेकिन उनको वो बीमारी नहीं होती है, तो दे आर कैरियर्स। या जिनको वो बीमारी हुई और वो ठीक हो गए, इलाज लिया उन्होंने एंड दे रिकवर्ड, लेकिन बीमारी तो ठीक होगी लेकिन बैक्टीरिया उनकी बॉडी में अभी भी प्रेजेंट है और वो
दूसरे को ये इन्फेक्शन या अदर्स लोगों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं, तो वो कैरियर स्टेज हो जाती है। डिप्थीरिया के मामले में कैरियर स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब कैरियर में देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, 95% ऑफ टोटल डिजीज ट्रांसमिशन है ना, वो केवल और केवल कैरियर्स के थ्रू होता है। तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी। आप जब चीज़ों को समझने लगते हो ना, तो उनको फिर एनालिसिस भी करना शुरू कर देते हो कि यार 95% जो बीमारी फैल रही है ना डिप्थीरिया, वो कैरियर्स की वजह से, 5% केवल केसेस, यानी कि जिसको एक्टिव डिजीज है, जिसको डिप्थीरिया बीमारी है, वो दूसरों को बीमारी केवल 5% केसेस में ही दे रहा है। बाकी जितने भी बीमार हो रहे हैं डिप्थीरिया के, वो 95% तो किसी कैरियर के थ्रू उन्होंने इन्फेक्शन कैच किया, इन्फेक्शन पकड़ा। मतलब ये हो गया कि मैं मान लो कैरियर हूँ, मेरे अंदर सिम्टम्स नहीं है, लेकिन मेरे कांटेक्ट में जितने लोग आ रहे हैं उनमें से कुछ में वो डिजीज कर देगा। भाई मैं तो कैरियर था, लेकिन दूसरे को मैंने जब इन्फेक्शन दिया तो उनमें से कुछ उनमें से भी कैरियर स्टेज में रहेंगे। ऐसा नहीं कि सबको डिजीज हो जाएगी, लेकिन किसी की इम्यूनिटी कमजोर है, किसी का न्यूट्रिशन खराब है, या कोई ससेप्टिबल है, उसमें जाकर के वो डिजीज पैदा कर देंगे। तो यानी कि 5% केसेस ही केवल बीमार दे रहे हैं, बाकी 95% जो नए बीमार हो रहे हैं ना, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, कैरियर्स की वजह से। तो कैरियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिप्थीरिया, ये याद रख, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर बीमारी में एक न एक कोई ऐसी चीजें जरूर बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्थीरिया के मामले में कैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं कि कितने % केसेज हैं जो कैरियर के थ्रू नए डिजीज पकड़ रहे हैं। तो 95% जो न्यू डिजीज है ना टोटल डिजीज का, वो कैरियर के थ्रू पकड़ रहे हैं। अब कैरियर इनमें दो तरह के होते हैं असल में, नेजल और थ्रोट कैरियर्स, है ना। तो इन दोनों में भी, इन दोनों कैरियर्स में जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं वो होते हैं नेजल कैरियर्स, है ना। यानी कि नेजल कैरियर्स आर मोर डेंजरस देन थ्रोट कैरियर्स। वैसे तो ज़्यादातर जो नर्सिंग ऑफिसर हों, चाहे CHO की तैयारी करने वाले हों, उनको ज़्यादा इजी लगता है कि सर हमें तो बस गोल्डन पॉइंट या बुलेट्स हमें दे दो ताकि हम याद कर लें। ठीक है, कम्युनिटी में काफ़ी हद तक आप बुलेट से काम चला सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है वो आपको रिटेन रखनी है, बस याद रखनी है। लेकिन मैं तो कहता हूँ उसमें भी अगर थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लोगे तो आसानी से याद रहेगी, लंबे समय तक याद रहेगी, है ना। तो नेजल कैरियर आर मोर डेंजरस देन थ्रोट कैरियर्स, यानी कि दो तरह के कैरियर होते हैं, उसमें नेजल कैरियर्स है वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इम्यूनाइजेशन है वो बीमारी से तो प्रोटेक्ट कर लेगा आपको, लेकिन इम्यूनाइजेशन डज नॉट प्रिवेंट कैरियर स्टेट, कैरियर स्टेट से नहीं बचा सकता है इम्यूनाइजेशन। ये सब जो पॉइंट लिए हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डिप्थीरिया के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है, 4 ऑप्शन बना देंगे, या डिप्थीरिया के बारे में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, फिर से 4 ऑप्शन बना देंगे। आपको उन 4 ऑप्शंस में से एक गलत ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो उन ऑप्शन में बहुत फ्रिक्वेंटली ये ऑप्शंस होते हैं कि डिप्थीरिया के बारे में सही है या गलत है, कि कैरियर आर मोर इंपॉर्टेंट एज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, बिल्कुल सही है। नेजल कैरियर आर मोर डेंजरस देन थ्रोट कैरियर्स, बिल्कुल सही है। अब इसको वो घुमा के दे देते हैं कि सब थ्रोट कैरियर्स आर मोर डेंजरस देन नेजल कैरियर, ये बात उसमें गलत हो जाएगी। अगर आपसे पूछा है गलत है तो वो आंसर आ गया आपका। सेम कहानी, इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट कैरियर स्टेट, अगर ये आपको ऑप्शन दिया है वो गलत हो गया, बिकॉज इम्यूनाइजेशन डज नॉट प्रिवेंट कैरियर स्टेट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल बनता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड अगर डिप्थीरिया की बात करें तो 2 से 6 दिन का रहता है ना, यानी कि शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड वाली डिजीज में आएगा 2 से 6 दिन, कम ही है। ज़्यादातर का तो 1 से 2 वीक, 7 से 10 दिन, 10 से 14 दिन, 14 से 16 दिन, है ना। आपको सबका याद होना चाहिए, ये आपको वैसे भी आप रटने में अच्छे खासे हो, माहिर हो, लेकिन इनको रटने में ध्यान नहीं रखना है कि सब फिगर ही हैं, तो कोई ना कोई ट्रिक बना करके याद रखनी है ताकि कंफ्यूजन ना रहे, या एक साथ उसको कंपेयर किया करो कि सब इसका इतना है, उसका इतना है, इसका उतना है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो अब तक सब में पड़ा है, सारी बीमारी में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यही मेन मोड है। रेयर कंडीशन में क्या होता है, स्किन में कोई लीजन हो गए, क्यूटेनियस लीजन या फोमाइट्स
अगर आप नहीं समझते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्म, ये फॉर्मेट का मीनिंग जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो घरेलू चीज़ें होती हैं जो कि इन्फेक्टेड हो जाती हैं और वो फिर सोर्स का काम करती हैं, जैसे कोरोना की बात कर लो, अभी जो बहुत लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है कोरोना में, जैसे मान लो अपन कहते हैं कि डोर हैंडल्स, जो दरवाजे हैं जहाँ पर टच करते हैं, लिफ्ट पर, या जो भी घरेलू चीज़ें हैं, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो चादर हो, बेडशीट हो, कुछ भी हो, उस पर अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी आता है, उस पर इन्फेक्शन फैला जाता है, और वहाँ पर कोई दूसरा बंदा अगर उसके कांटेक्ट में आएगा उस सरफेस के, तो वो इन्फेक्शन को कैच कर लेगा। तो ये जो चीज़ें हैं उनको फॉर्माइट्स बोलते हैं ना। हिंदी में इसका मालूम नहीं, मीनिंग मालूम है, लेकिन हिंदी का शब्द कुछ होगा तो पता नहीं बच्चों, है ना। तो फॉर्माइट्स ये भी कम है, रेयरली होता है, मेनली तो होता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। तो अगर सोर्स या मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाए तो ड्रॉपलेट्स, है ना। इन्फेक्टिविटी मैंने आपको पहले समझाई हुई है। इन्फेक्टिविटी का मतलब होता है दूसरे को कब तक इन्फेक्ट कर सकता है, तो 14 से 28 दिन फ्रॉम ऑनसेट ऑफ डिजीज, मतलब खुद को जब से बीमारी होगी उसके 14 से 28 दिन, और लॉन्गर फॉर कैरियर्स, यानी कैरियर्स जो होते हैं वो लंबे समय तक इन्फेक्टिव रहते हैं। इन्फेक्टिव मतलब दूसरे को इन्फेक्शन देने की कैपेबिलिटी उनमें ज़्यादा है। किन में? कैरियर्स में। कैरियर्स दोबारा आ गया, कैरियर्स इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। 95% टोटल डिजीज कैरियर की वजह से हो रही है। कैरियर में भी नेजल कैरियर्स आर मोर डेंजरस देन थ्रोट कैरियर्स। इस बात को याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख लो, मैंने मेरा तरीका कि जैसे बॉक्सिंग में ना अगर कोई इंजरी होती है ना, तो थ्रोट पर कोई गर्दन पर मुक्का पड़ जाए इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता, अगर नोज़ पर मुक्का पड़ जाए ना तो इट इज़ टू डेंजरस, है ना। ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको डेंजरस जोन ऑफ फेस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो ब्रेन तक जा सकता है, और यहाँ जो ब्लड वेसल्स हैं उनका ब्लीडिंग भी आसानी से नहीं रुकता है। तो नाक पर चोट है वो ज़्यादा ख़राब होती है, ख़तरनाक होती है। बॉक्सिंग में हमेशा नाक को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसलिए जो डेंजरस एरिया ऑफ फेस है उसको बचा के रखते हैं। तो इस तरह से नेजल्स आर मोर डेंजरस, यानी कि नेजल कैरियर हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब दूसरी बात जो कैरियर के बारे में आई है वो ये है कि कैरियर्स आर इन्फेक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड, जैसे 14 से 28 दिन, यानी 2 से 4 हफ्ते अपन ने बोला है कि केसेस जो होते हैं जिनको डिजीज़ है वो तो 2 से 4 हफ्ते के लिए ही इन्फेक्टिव होंगे, लेकिन जो कैरियर्स हैं वो लंबे समय तक इन्फेक्टिव रहते हैं, दूसरों को इन्फेक्शन देते रहते हैं, क्योंकि उनको खुद को डिजीज़ भी नहीं है। तो या तो वो ट्रीटमेंट लेके ठीक हो चुके हैं, या कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं क्योंकि डिजीज़ है ही नहीं, तो वो लंबे समय तक जो है सोर्स का काम करते हैं, दे आर इन्फेक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है, अब जरा देखें कि साहब इसमें डिप्थीरिया बीमारी में होता क्या है, यानी कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। तो जो मेन देखो अल्टीमेटली क्या होता है, ये नेजल नेजोफेरिंग्स और फेरिंग्स और लैरिंग्स और ये पूरा जो ट्रेकिया के ऊपर का जो एरिया है ना उसको, यानी कि अपर एयरवे को ही ये इन्वॉल्व करते हैं। जो एक्सोटॉक्सिन इससे जो निकल रहा है वो इसी एरिया में पूरा जो है जो भी चेंजेस आ रहे हैं पैथोलॉजिकल या जो भी उसकी जो पैथोलॉजी है वो डेवलप होती है। होती क्या है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। इन्फ्लामेशन की सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ एक सूडो मेम्ब्रेन बना लेते हैं अंदर की साइड में। मैंने फोटोज दिए डाले हैं, उनसे आप देखना एक बार, तो आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन हर बीमारी का है ना एक बेसिक इमेज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे टीबी की इमेज आपके दिमाग में है कि एक मरियल्ला सा सीकड़ी हो गया हुआ कमजोर आदमी जो खांस रहा है बुरी तरह से और स्पुटम निकल रहा है, म्यूकस, है ना, तो वो एक इमेज आपके दिमाग में है। भाई कोरोना की इमेज क्या बैठी है, सांस में तकलीफ हो रही है। पोलियो की इमेज क्या बैठी है कि एक वीक हो गई, मसल वीक हो गई है, एकदम वास्टिंग हो गई है और बंदा वो क्रचेज के सहारे या लाठी के सहारे मतलब चलने में उसको दिक्कत आ रही, हैंडीकैप हो गया। तो एक इमेज दिमाग में बैठी रहती ना। तो डिप्थीरिया की एक इमेज बनानी है आपको, कहाँ कि जब थ्रॉट के अंदर वो इन्फेक्शन कर रहा है, इन्फ्लामेशन कर रहा है और वहाँ सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से कभी कभी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आ जाते हैं, जो कि बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है। अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन आ रही है ना, तो सूडो मेम्ब्रेन भी बन रही है, मेम्ब्रेन मोटी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर उसने एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, इसका मतलब सीधे सीधे दिक्कत सांस लेने की आ जाएगी। तो अगर डिप्थीरिया को अनट्रीटेड रखा या आपने इग्नोर किया, अनदेखा किया, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है इफ अनट्रीटेड। ट्रीटमेंट हो गया तो इट इज
क्योरेबल, पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो आप जब CHO बनेंगे तो आपको ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि डिप्थीरिया के बारे में कैरियर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नेजल कैरियर्स, और यहाँ पर एयरवे इन्वॉल्व होता है, इसका ट्रीटमेंट ये है, तो आपको जल्दी ट्रीट करना है। अगर लगता है कि सीरियस है तो आपको रेफर करना है। बट होना क्या चाहिए, यू शुड हैव एन आइडिया। अगर डिप्थीरिया के मरीज को स्ट्राइडर हो रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही नहीं, स्ट्राइडर मतलब देखने में कभी कभी खर्राटे जैसे लगते हैं, सुनने में कि साहब ऐसे लग रहा है खर्राटे हो रहे, लेकिन वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का निशानी है, उसकी पहचान है। तो आपको उसको अनदेखा नहीं करना है कि साहब ठीक है वो उसको तो बस खर्राटे आ रहे हैं, घर ले जाओ। नो, यू शुड नो कि यार ये अगर डिप्थीरिया का सस्पेक्टेड लग रहा है हिस्ट्री से और क्लिनिकल फीचर से, या डिप्थीरिया का ट्रीटमेंट चल रहा है उसको, उसमें अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भाई ये मामला गंभीर है। ये जो पढ़ाने का आपका जो मकसद है ना, सरकार क्यों चाहती है कि आप इन चीज़ों को पढ़ करके एक एग्ज़ाम देने के बाद CHO बने, ताकि आप जब आपसे जब एनकाउंटर हो पेशेंट का, तो आपके दिमाग में चीज़ें थोड़ी सी इमेज बनी हुई हो कि यार इस बीमारी में ये बात ज़्यादा मैटर करती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है वैक्सीनेशन का, और छोटा मोटा काम है, लेकिन इक्का दुक्का भी कोई पेशेंट आता है और एक की भी आपकी वजह से अगर जान बचती है, ये सीधा सीधा लाइफ सेविंग है। ऐसे मरीज को जिसको स्ट्राइडर और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती सिवाय उसकी ट्रेकियोस्टोमी की। लेकिन ट्रेकियोस्टोमी अब CSC पे तो हो भी सकती है, PSC या सब सेंटर पर तो नहीं हो सकती। तो आपको आपकी प्रायोरिटी होगी उसको रेफर करना, कोई ऑक्सीजन जो भी एंटी इन्फ्लामेटरी दे करके, पैरासीटामोल जो भी आपको देना हो वो दे करके आपको रेफर करना हो। तो ये जिम्मेदारी आप अच्छे से निभाएं। इसके लिए अपन ये सारी ट्रेनिंग सरकार आपको एग्जाम में ये सिलेबस देती है कि ये बीमारियां आप पढ़ो, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतने सवाल इनमें से आएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इनमें प्रिपेयर्ड हो। जैसे एम्स वाले ने जब पैटर्न 2019 में बदला तो उसने एक मैसेज दे दिया कि भाई अगर आप एम्स जैसे सेंटर में अगर चाहते हैं नौकरी करना तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि सब प्रैक्टिकली प्रोसीजर पता होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, टर्शरी सेंटर के जो काम है इंट्यूबेशन के, आर्टेरियल लाइन के, सेंट्रल लाइन के, वेंटिलेशन के, बाईपैप के, ABG के, ECG के, वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको ये सब चीज़ें नहीं आती, कोई बात नहीं, आपको CHO के लिए कम से कम ये कम्युनिकेबल डिजीज़ की बेसिक नॉलेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, थोड़ा सा OBG का और थोड़ा सा पीडियाट्रिक्स का, और इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, MSN का बहुत मोटा मोटा बेसिक आइडिया आपको आना चाहिए, है ना। तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर की बात कर रहे थे, मैंने आपको समझा दिया, एक बार और कुछ पॉइंट मिस नहीं होगा। सोर थ्रोट मैंने बता दिया क्योंकि गले का ही मामला है। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग हो सकती है क्योंकि यहाँ पर सांस नली है और आहार नली दोनों ही हैं। तो डिस्फेजिया एंड लो ग्रेड फीवर अगर आपको एक साथ मिले तो दिमाग में आ जाना चाहिए कहीं ये डिप्थीरिया तो नहीं। जैसे आजकल गले में खराश या थोड़ी भी खांसी होती है ना, तो क्या लगता है कहीं ये वो तो नहीं, वो से मतलब कोरोना तो नहीं, है ना। आज की डेट में जरा से भी गले में खराश होती है तो दिमाग में आ ही जाता है, अरे और कहीं पता नहीं। आजकल फीवर आती, टेंशन होती, होनी भी चाहिए, यही अवेयरनेस है ना। तो इस तरह से आपको डिप्थीरिया सस्पेक्ट करना है अगर डिस्फेजिया विद लो ग्रेड फीवर। देखो डिस्फेजिया के और सैकड़ों कारण हो सकते हैं, मैकेनिकल कारण हो सकते हैं, कोई इसोफेगस में ट्यूमर हो सकता है, और कोई फॉरेन बॉडी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लो ग्रेड फीवर है इसका मतलब इट इज देन एनी इन्फेक्टिव इटियोलॉजी। फीवर किसका इंडिकेटर होता है? इन्फेक्शन का। तो फीवर अगर है तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि इन्फेक्शन हो सकता है। अब ऐसा इन्फेक्शन जो डिस्फेजिया करे तो सबसे पहला आपके दिमाग में आना चाहिए डिप्थीरिया। जरूरी नहीं है उसको डिप्थीरिया निकले बाद में, लेकिन आपको सस्पिशियन होना चाहिए कि पहली आपको जो चीज रूल आउट करनी है वो डिप्थीरिया होनी चाहिए, ठीक है। तो सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ये तो अगर सिम्टम उसके। एग्जामिनेशन पर आप जैसे ऐसे देखा होगा ना, कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जरूर करवाते हैं ना, तो वो लोकल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ढूंढते हैं कि भैया कोई टॉन्सिलाइटिस या कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं होगा, है ना। तो थ्रोट एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा? थ्रोट एग्जामिनेशन में शो ओनली माइल्ड इरिदीमा, इरिदीमा मतलब लालिमा, जो रेडनेस हो जाती है, इरिदीमा, लोकलाइज्ड एक्सुडेट, एक्सुडेट और ट्रांसुडेट इन्फ्लामेशन के टाइप होते हैं। इन्फ्लामेटरी फ्लूड है,
एक्सुडेट का मतलब जो खराब होता है, इन्फेक्टिव होता है, वो वाला एक्सुडेट है ना, लोकल एक्सुडेट बन जाते हैं। और अ सूडो मेम्ब्रेन, दिस सूडो मेम्ब्रेन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिप्थीरिया, एंड ये सवाल मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। एम्स, CHO, रेलवे, BHU, कुछ भी ले लो आप, ना सिर्फ CHO के लिए स्पेसिफिक है, लेकिन हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर और पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ डिप्थीरिया। जैसे कॉप्लिक स्पॉट बताया था, है ना, जैसे और कई सारे जो पैथोग्नोमिक होते, जैसे गॉन्स कॉम्प्लेक्स आएगा, टीबी में भी आएगा। कॉप्लिक स्पॉट तो पढ़ा दिया आपको मैंने, किस में था सर मुझे याद नहीं है, दोबारा पढ़ना। मैं बीच बीच में चीज़ें इसलिए छेड़ता हूँ ताकि आपको रिवाइज होती रहे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बार बार रिवाइज कराते रहूँगा। मेरा काम है आपको जगाना, क्योंकि पढ़ना भी आपको है, याद भी आपको ही रखना है, और एग्जाम में सही आंसर भी आपको ही देना है। मैं 20 बार बोल दूं, आपको उससे ज़रूरी नहीं है बेनिफिट मिले, आपका दिमाग उसके लिए अलर्ट है कि नहीं है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो यू शुड बी अवेयर कि साहब कॉप्लिक स्पोर्ट सर ने आज फिर नाम लिया, और यार परसों तो पढ़ा था, उस टाइम पे तो याद हो गया था, अब याद नहीं है, दोबारा पढ़ो, कीप रिवाइजिंग। जो चीज़ें मैंने इसको इतना छोटा सिलेबस इसलिए किया है ताकि चीज़ें कम हों लेकिन इंपॉर्टेंट हों और आप उनको अच्छे से याद रख लो, बस इसलिए मैंने बहुत सारा चीज़ हटा दी है, क्योंकि अभी टाइम भी कम है और अपने को बिल्कुल फोकस्ड स्टडी करने के साथ जो चीज़ काम की है वो छूटनी नहीं चाहिए। बस कुछ तो आप जनरल नॉलेज से भी बहुत सारे सवाल कर दो, तो याद रहेगा आप, सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका, डिप्थीरिया का, है ना, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेटर डिप्थीरिया का। इन अर्ली स्टेज द सूडो मेम्ब्रेन मे बी वाइटिश, इस पर भी सवाल पूछे गए कि साहब कैसे कलर की होती है, तो इनिशियली इट इज द वाइट मेम्ब्रेन या वाइटिश दैट मे वाइप ऑफ इजीली, मतलब आप उसको अगर गॉज से, कॉटन से या किसी भी चीज़ से अगर वाइप ऑफ करोगे तो इजीली वाइप ऑफ हो जाए, छूटने लगती है आराम से, है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, डिप्थीरिया। इसके अलावा लिम्फ एडिनोपैथी आपको मिलेगी ऑन एग्जामिनेशन, लिम्फ एडिनोपैथी गिविंग अ कैरेक्टरिस्टिक बुल नेक्ड अपीयरेंस। ये जो अपीयरेंस है ना, या कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में, चाहे वो मेडिकल का हो, नर्सिंग का हो, कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो ये बुल नेक्ड अपीयरेंस किस बीमारी में आपको मिलेगी, आंसर आएगा डिप्थीरिया। देखो अभी तक कितने सारे क्वेश्चन आपके बन चुके हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आपसे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सर अगर यही सवाल पूछे जाने तो फिर तो हर कोई इनको कर देगा। अरे भैया हर किसी को ये भी याद नहीं रहता है, आपको क्या बताऊं मैं। अभी जब साथ में पढ़ते हो ना, जब सामने तो लगता है हाँ ये याद है, ये याद है, लेकिन पता तब चलता है जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं और जब आपके सामने कोई नोट्स नहीं होते हैं, कोई वीडियो नहीं चल रहा होता है, तब आपका पता चलता। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। मैं खुद अच्छे आपके लिए पेपर बनाने के लिए अभी 2-3 पेपर बन गए हैं, आई विल अपलोड, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि लाइव मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करवा दूंगा ताकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होगी, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें मैं डाल दूँ, है ना। बाकी जो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए 100%, वो सब अपन इन नोट्स में कवर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बुल नेक्ड अपीयरेंस किस में मिलेगी टिपिकली, आंसर आएगा बच्चों डिप्थीरिया के अंदर, ठीक है। क्यों होती है बुल नेक्ड अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ लिम्फ एडिनोपैथी। मैं नीचे फोटो दिखाता हूं ना आपको, ये देखो, लेट मी शो यू, ये लो, ये जो आप देख रहे हैं उसमें दोनों तीनों चीजें दिख जाएंगी आपको, ठीक है। इसके अलावा स्ट्राइडर, है ना, स्ट्राइडर, एस्फेक्सिया, एस्फेक्सिया मतलब गला घोटना, गला घोंटना, एस्फेक्सिया मतलब जो मतलब सांस नहीं आना, एस्फेक्सिया अपन समझते हैं ना। क्रूप, इसको क्रूप बोलते हैं, क्राउप नहीं, इट इज क्रूप, है ना। तो क्रूप एक अलग डिजीज है, लेकिन ये क्रूप के सिम्टम इसमें आ सकते हैं। क्रूप असल में क्या होता है, लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। क्रूप इज इक्वल टू, ये भी सवाल अलग से पूछा जा सकता है, क्रूप इज इक्वल टू लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस
दिस इज एक्चुअली अ वायरल इन्फेक्शन, वायरल डिजीज। ये वायरल डिजीज है, वायरस के थ्रू होती है ना। आरएसवी होता है, रेस्पिरेटरी सिंक्रोनियल वायरस, है ना। तो वो वायरस अलग है, अपन डिटेल में नहीं जाएंगे कौन कौन से वायरस होता है, लेकिन क्रूप इज अ डिफरेंट डिजीज जो कि वायरल है। इसके अंदर भी अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम आते हैं और ये वायरल डिजीज है। तो क्रूप जैसे सिम्टम्स डिप्थीरिया में हो सकते हैं अगर ये डिजीज काफ़ी सीवियर हो गई हो, एडवांस स्टेज में हो गई हो तो, है ना। तो स्ट्राइडर मिल रहे हैं अगर, एस्फेक्सिया अगर मिल रहा है और क्रूप जैसे सिम्टम आ गए, इसका मतलब डिजीज इज सीवियर, एयरवे में, अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होने लग गया है। इसका मतलब ये अब गंभीर स्थिति आ चुकी है, ठीक है। डायग्राम में ये तो आपका दिख रहा है बुल नेक्ड अपीयरेंस, है ना, बुल नेक्ड अपीयरेंस। लिम्फ एडिनोपैथी, है ना, ये क्या है, लिम्फ एडिनोपैथी, है ना। ये जो पिक्चर है बच्चों डिफरेंशिएट करने के लिए, अच्छा कभी कभी आपको सिंपल सा एक डायग्राम दे करके पूछ लेते हैं कि साहब ये क्या बता रहा है या ये डिजीज कौन सी हो सकती है। आप पॉसिबिलिटीज बताओगे, कंफर्मेटरी कुछ भी नहीं है। तो ये जो बायलैटरल टॉन्सिलर स्वेलिंग हो रही है ना दोनों साइड के टॉन्सिल्स में, ये स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गया, दिस इज टॉन्सिलाइटिस। उसमें साफ नहीं लिखा है, आपको मैं बता देता हूँ, दिस इज टॉन्सिलाइटिस। ये डिप्थीरिया वाला टिपिकल अपीयरेंस है, डिप्थीरिया। ये जो आपको व्हाइट मेम्ब्रेन दिख रही है ना, अब इसको व्हाइट पेन से तो मैं नहीं लिख सकता, इसी से लिखूंगा मैं, है ना। ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है ना, दिस इज द स्यूडो मेम्ब्रेन। ये कैसी दिख रही है आपको, व्हाइटिश। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए कि साहब सूडो मेम्ब्रेन किस में बनती है, डिप्थीरिया के अंदर बनती है। इसको अगर वाइप ऑफ करोगे ना किसी भी चीज़ से तो ये इजीली वाइप ऑफ हो जाती है, वाइट कलर में, वाइटिश कलर की होती है। ज़्यादा रगड़ दोगे तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए जेंटली, है ना। बट दिस इज द पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ डिप्थीरिया, ठीक है। तो आपने सारे क्लिनिकल फीचर देख ली कि हाँ साहब यहाँ गले की बीमारी है डिप्थीरिया और उसमें ये चीज़ें होंगी, अंदर सूडो मेम्ब्रेन बनेगी, तो शुरू में सोर थ्रोट और डिस्फेजिया हो सकता है और लिम्फेडेनोपैथी की वजह से बुल नेक्ड अपीयरेंस आ सकती है। और अगर सीवियर डिजीज हुई तो स्ट्राइडर, एस्फेक्सिया या लैरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं जो क्रूप में आते हैं आपको, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिकली डायग्नोसिस करना है अपने को, है ना। तो डिप्थीरिया कोई आपको तो बैक्टीरिया कोई तो आइसोलेट करना होता है माइक्रोबायोलॉजी में, लैब में। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ डिप्थीरिया को जो स्टेन यूज करते हैं, किस स्टेन से होता है, वो होता है एल्बर्ट स्टेन। देखो अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, अलग अलग, उनको स्टेन के लिए, जैसे टीबी के बैक्टीरिया के लिए अपन ZN स्टेनिंग यूज करते हैं ना, जील नेल्सन स्टेन जो होता है वो यूज करते हैं, या एसिड फास्ट वाले मेथड से करते हैं। एक ग्राम्स स्टेन होता है, उसको बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं, तो उससे तो केवल ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चलता है। कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज के लिए स्पेसिफिक स्टेन यूज करते हैं जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, कंफर्म कह सकते हैं कि हाँ साहब ये अल्बर्ट स्टेन से स्टेन हो गया है तो ये डिप्थीरिया का ही बैक्टीरिया होगा। तो डिप्थीरिया के लिए उस स्टेन का नाम है एल्बर्ट स्टेन। ये भी क्वेश्चन कम पूछा गया है लेकिन ये पूछा जा सकता है। कम का मतलब सूडो मेम्ब्रेन या दूसरे ज़्यादा पूछे हैं, कैरियर के बारे में सवाल ज़्यादा पूछे हैं, एक अभी शिक टेस्ट आएगा उसके बारे में खूब सवाल आते हैं, लेकिन अल्बर्ट स्टेन के भी सवाल पूछे जा चुके हैं और आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए यू शुड नो कि डिप्थीरिया के डायग्नोसिस में इस्तेमाल होने वाले स्टेन का नाम है। तो 4 नाम दे देंगे आपको कौन सा चूज करना होगा, एल्बर्ट स्टेन, या अल्बर्ट स्टेन इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, फिर 4 बीमारियों के नाम दे देंगे, टीबी, पोलियो, कॉलेरा, डिप्थीरिया। तो यू शुड नो कि साहब डिप्थीरिया में अपन यूज करते हैं। अब अपन डिप्थीरिया के क्लिनिकल फीचर और डायग्नोसिस बना चुके हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे मैंने वही चीज़ें ली जिनमें से सवालों की झड़ी लगती है, सवाल आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके, है ना। फालतू की चीज़ें बहुत सारी हटा दी है ना। मैंने जब शुरू में पढ़ाया था ना 2 साल पहले,
कम्युनिटी, तब बहुत सारी डिटेल पढ़ाई थी, तो मुझे लगता था कि यार ये भी बता दूं कहीं इसमें से आ गया तो, लेकिन अब मैंने उसको कम कर दिया ताकि आप जो काम की चीज़ें उनको बार बार रिवाइज कर लें, और ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मैंने MPCHO के लिए जो नोट्स बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना क्विक रिवीजन के, उसमें फार्मा थी थोड़ी बहुत, एंटीडोट, ड्रग ऑफ चॉइस बस, और मैक्सिमम ये आपकी कम्युनिटी थी, है ना। अब मैंने उसमें न्यूट्रिशन को भी ऐड कर दिया है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की हैं, वो नोट्स में अवेलेबल होंगी, लेकिन केवल उनको जिन्होंने उसका जो 3,000 रुपये का पन्ने वो रखा था ना, वो अगर लिया हुआ है तो वो नोट्स आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो रेगुलर क्लास है उसमें बाकी टॉपिक अपने कवर हो जाएंगे। अच्छा, शिक टेस्ट को समझ लेते हैं बच्चों, सारी चीज़ें भूल जाओ जल्दी से अब शिक टेस्ट पर, क्योंकि सवाल बहुत आते हैं और ये उन बच्चों के गलत होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली। मैं हर चीज़ पर उतना ही फोकस करता हूँ, जोर देता हूँ जितनी उसकी इंपॉर्टेंस होती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो वो होता है कि साहब आपने पढ़ा नहीं और आपने किया नहीं आंसर, कोई बात नहीं। एक वो क्वेश्चन होता है जो आपने पढ़ा भी था, बार बार पढ़ा था, क्वेश्चंस भी करे थे, उसके बाद भी जब वो एग्जाम में क्वेश्चन आया तब आप उसका आंसर गलत करे आए। ये शिक टेस्ट उन्हीं क्वेश्चंस में से है। इस पर जो सवाल आते हैं वो आपके पूछे हुए होते हैं, पढ़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम टाइम में आप गलती कर देते हो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो। आज उस कंफ्यूजन को ख़त्म करना है। जो पहले से शिक टेस्ट के बारे में जानते हैं वो मेहरबानी करके वो पूरा साफ कर दें। पिछला जीरो से शुरू करेंगे, कोरे कागज़ पर लिखना आसान होता है, ओवर राइटिंग में आपको समझ में कुछ नहीं आता है, तो जीरो से शुरू कर दो। मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। शिक टेस्ट पहला सवाल तो किसके डायग्नोसिस में या किसके लिए करते हैं, शिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो डिप्थीरिया के लिए। ठीक है, पहला सवाल आपका हो गया। शिक टेस्ट हम करते कैसे, तो आपको मैं बता देता हूँ हिंदी में, बिल्कुल देसी अंदाज में समझो पहले, बाद में लैंग्वेज बनाएंगे, पहले समझ। हम इसमें दो चीज़ें लेते हैं। अब देखो, बैक्टीरिया खुद से तो कुछ करता नहीं है, केवल बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन होता है, जो मैंने बताया था एक्सोटॉक्सिन है, वो टॉक्सिन डैमेज करता है अपनी बॉडी को, है ना। वो सूडो मेम्ब्रेन बनाता है, इन्फ्लामेशन करता है, फिर उससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो बीमारी की जड़ है, जिसको हम बोलते हैं कि असली जड़ ये है, तो इसमें बीमारी की जड़ क्या है बच्चों? टॉक्सिन। वो जो एक्सोटॉक्सिन है वो टॉक्सिन बीमारी की जड़ है। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई बैक्टीरिया तो बहुत सारा टॉक्सिन बना रहे हैं, अंदर ग्रो कर रहे हैं, फिर टॉक्सिन का लेवल बढ़ता जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं शिक टेस्ट में, हम थोड़ी मात्रा में वो टॉक्सिन उसी पेशेंट को या क्लाइंट को लगा रहे हैं जिसके बारे में हमें ये जानना है कि भाई इसको डिप्थीरिया है या नहीं है, ससेप्टिबल है या इम्यून है, ये पता करने के लिए हम शिक टेस्ट करते हैं। तो शिक टेस्ट डायग्नोसिस बनाने के लिए यूज नहीं होता है। डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको अल्बर्ट स्टेन से बैक्टीरिया को स्टेन करना है, और आज की डेट में जो टेस्ट है वो हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं डायग्नोसिस के लिए, और शिक टेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसको मैं दोबारा एक बार लिख दूं ताकि जिनको राइटिंग की वजह से, अच्छा सेम पेन हो गया है तो ये वाले पेन से लिखता हूँ, देखो, है ना, HEAM, हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, है ना। इसको HAT शॉर्ट फॉर्म भी यूज में लेते हैं, है ना। मैंने नहीं लिया, पहले से लेते आ रहे, तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए। अब आ जाओ शिक टेस्ट में। बेसिकली हम एक इंडिविजुअल को या हम उस कैंडिडेट को वो टॉक्सिन उसकी शरीर में डालते हैं और ये देखते हैं कि उस टॉक्सिन से उसके अंदर रिएक्शन होती है या नहीं होती, ये चेक करना है। अब आपका अगर दिमाग चल रहा है तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर मारोगे क्या, मर जाएगा, टॉक्सिन दे रहे हो। तो बिल्कुल मर सकता है, इसीलिए हमने उस टॉक्सिक की जो डोज है टॉक्सिन की वो इतनी कम रखी है कि अगर वो ससेप्टिबल भी हो तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक मिनिमम लीथल डोज होती है ना, मिनिमम लीथल डोज MLD, इसका 1/50वां हिस्सा या उससे भी कम अपन दे रहे हैं उसको, है ना, 1/50
MLD का 1/50, मतलब आप उसकी 50 गुना डोज दे दोगे तो शायद वो नुकसान कर जाए या उसी वजह से कभी जान को खतरा हो जाए या बीमारी हो जाए। उसका हमने 50वां हिस्सा लिया है, तो ये अनलाइकली है कि कोई नुकसान करे। तो पहली आपकी जो क्वेरी थी वो खत्म हो गई कि सब टॉक्सिन दे रहे हैं कि इसमें खतरा नहीं है। क्या खतरा है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि हमने डोज को बहुत कम कर दिया है ना भाई। रिएक्शन हम देख लेंगे, और अगर रिएक्शन नहीं हुई है तो भी देख लेंगे, लेकिन इतनी डोज हमने दी नहीं कि वो उसको लीथल डोज हो उसकी, ठीक है। और लीथल डोज भी क्या होती है, जो 50% लोगों को किल कर सकती है। तो उसका भी हमने 50वां हिस्सा, 1/50 का मतलब 50वां हिस्सा हमने उसका डोज दिया। देते कैसे हैं डोज? इंट्राडर्मल देते हैं टेस्टिंग के लिए। जितने भी सेंसिटिविटी या एलर्जिक टेस्ट है वो मैक्सिमम इंट्राडर्मल आईडी है ना, डोज जो रूट उनकी होती है वो आईडी देते हैं। और डोज कितनी है? 0.2 ml, ये वॉल्यूम में है बच्चों, है ना, 0.2 ml, है ना। कैसे देंगे? 1 ml की सिरिंज लेंगे, 1 ml की, उसमें अलग अलग सिरेशन बने रहते हैं ना, 100 तक मार्किंग रहती है। तो 0.2 अगर देना है तो इसका मतलब 20 मार्क तक दे देंगे आप, वो देना आसान है। अब मेन बात इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट वही है, हमें ये चेक करना है कि जो पेशेंट या जो भी क्लाइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो डिप्थीरिया के लिए रजिस्ट यानी कि इम्यून है या उसके लिए ससेप्टिबल है। कैसे पता लगाएंगे भाई? अगर आप इंट्राडर्मली उसको जो एक्सोटॉक्सिन वो दो, अगर उसमें रिएक्शन हो जाती है, इसका मतलब टॉक्सिन ने अपना असर दिखाया है, इसका मतलब वो पेशेंट या इंडिविजुअल है वो ससेप्टिबल है। अगर वहां पर इंट्राडर्मली देने पर कोई रिएक्शन ना हो तो हम मानेंगे कि ये बंदा या बंदी डिप्थीरिया के लिए रजिस्ट है, उसमें हमने टॉक्सिन डाला और उसको कुछ नहीं हुआ। आगे बात समझ में? ये चेक करना है। लेकिन इस कहानी में एक छोटा सा पेच है। पेच क्या है बच्चों? टॉक्सिन जिस चीज से बना है, चाहे वो लाइपोप्रोटीन हो या वो फॉस्फेट प्रोटीन हो, फॉस्फोप्रोटीन, वो जिस चीज का भी बना है ना, उसमें एलर्जिक रिएक्शन की भी एक पॉसिबिलिटी होती है। तो एलर्जिक का मतलब क्या है कि आपको मान लो किसी चीज से एलर्जी है, अगर आपने उस चीज को एक्सपोज किया इंट्राडर्मली तो आपको एलर्जिक रिएक्शन वहां पर होगी। ऐसे ही तो करते हैं, जिनको मालूम है एलर्जी टेस्ट कैसे करते हैं, मल्टीपल छोटी छोटी निडल से अलग अलग चीज़ों को इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली और वहाँ गोला बना देते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर इंड्यूरेशन बना है क्या, कोई रिएक्शन हुई है क्या। कोई भी ड्रग से करना हो, चाहे डस्ट से करना हो, किसी भी चीज़ से भी करना हो, उसको एक्सपोजर देते हैं उसका। अगर कोई रिएक्शन नहीं होती तो हम बोल देंगे कि साहब इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब ये ससेप्टिबल नहीं है या इसको इस चीज़ से एलर्जी नहीं है। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी, थोड़ा सा ध्यान दे दो अब बस 2 मिनट के लिए। अगर हम सिर्फ टॉक्सिन देकर के उसको अगर चेक करते हैं कि साहब ये ससेप्टिबल है या इम्यून है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी बच्चों? प्रॉब्लम ये आएगी कि मान लो वो बंदा उस टॉक्सिन से रेजिस्टेंट है, उसको वो ससेप्टिबल नहीं है, इसका मतलब उसमें रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, यही तो मतलब हुआ। लेकिन अगर वो उससे हाइपर सेंसिटिविटी उसको हुई, यानी कि उसको टॉक्सिन की वजह से नहीं, लेकिन टॉक्सिन की जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से अगर उसको एलर्जिक रिएक्शन अगर हुई, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? इसका मतलब कि हमें एलर्जिक रिएक्शन और एंटीटॉक्सिन की वजह से जो रिएक्शन हो रही है उसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। और उसके लिए हमने बहुत ही आसान सा तरीका निकाला। हमने क्या किया, अब हमने 2 डोज ले ली, है ना। एक में तो हमने क्या किया कि टॉक्सिन दिया, जो टॉक्सिन की डोज थी 0.2 ml, वो टॉक्सिन दिया। दूसरे में हमने उसी टॉक्सिन को, एक्सोटॉक्सिन को हीट इनएक्टिवेटेड कर दिया, मतलब उस टॉक्सिन में अब जहर नहीं है, लेकिन उसमें जो एलर्जिक कंपोनेंट है जिसकी वजह से एलर्जी हो सकती है वो अभी भी प्रेजेंट है। यानी कि जहर को हमने खत्म कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, किससे? अल्ट्रावायलेट रे से या अपने हीट की वजह से इनएक्टिवेटेड कर दिया। तो अब हमारे पास 2 तरह के टॉक्सिन हो गए। मैं आपको एग्जांपल से बता दूं, देखो जैसे ये 2 अलग अलग कप हो गए। ये वाला जो कप है उसमें हमने लिया है डायरेक्ट टॉक्सिन, है ना, इसको हमने इनएक्टिवेटेड नहीं किया।
इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने टॉक्सिन को हीट में ट्रीटमेंट दे करके इनएक्टिवेटेड करा करके इसको इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन इसमें रखा है, ठीक है। तो ये वाला सिर्फ एलर्जिक रिएक्शन बता सकता है और ये वाला उस टॉक्सिन से कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं, टॉक्सिन का असर कुछ हो रहा है या नहीं, वो बताएगा। तो दो अलग अलग डोज हो गई। इसको हम जिस आर्म में लगाते हैं ना टॉक्सिन को, उसको हम बोलते हैं टेस्ट आर्म। बिल्कुल सही बात है, जिसमें हम टेस्ट कर रहे हैं टॉक्सिन को वो तो टेस्ट आर्म कहलाएगी। जिस आर्म में हम इनएक्टिवेटेड जो देते हैं, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन जिसको इनएक्टिवेट किया, जिसमें जहर का असर नहीं है लेकिन उसका स्ट्रक्चर है केमिकल, तो एलर्जी का पता लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल आर्म। तो शिक टेस्ट के लिए हमेशा हमें 2 इंजेक्शन लगाने होते हैं इंट्राडर्मली, दोनों में अलग अलग चीज होती है। जो टेस्ट आर्म में है, टेस्ट आर्म में तो हम क्या लगा रहे हैं, टॉक्सिन, एक्टिव टॉक्सिन है, बिल्कुल जहर है साहब, लेकिन जहर की डोज बहुत कम है। जो कंट्रोल आर्म है उसमें हम क्या लगा रहे हैं, उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज किया हुआ है, उसमें जहर नहीं है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उस केमिकल स्ट्रक्चर से अगर कोई सेंसिटिविटी होगी तो हमें वो इस आर्म में पता चल जाएगी। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल आर्म, यानी कि इसके कंपैरिजन में हम करेंगे तो ये कंट्रोल आर्म है और ये टेस्ट आर्म है। टेस्ट आर्म में टॉक्सिन है, कंट्रोल आर्म में केवल केमिकल स्ट्रक्चर है, इनएक्टिवेटेड या न्यूट्रलाइज्ड टॉक्सिन। आगे बात समझ में, यहां तक अगर क्लियर है तो अब कुछ भी दम नहीं है, अब तो केवल हमें इंटरप्रिटेट करना है कि क्या रिजल्ट निकलता है बस। तो 2 इंजेक्शन लगाए, टेस्ट आर्म में क्या लगाया, 0.2 ml का टॉक्सिन का डोज, कंट्रोल आर्म में क्या लगाया, 0.2 ml का ही इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। इसमें हम क्या देखेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है कि नहीं, इसमें क्या देखेंगे, ससेप्टिबल है या इम्यून है, यानी कि रिएक्शन हो रही है या नहीं। तो इन दोनों टेस्ट आर्म और कंट्रोल आर्म के आधार पर जो रिजल्ट मिलेंगे उनको इंटरप्रेटेट करने के लिए 4 संभावनाएं होती हैं बस। उन चारों संभावनाओं का क्या रिजल्ट है या वो क्या इंटरप्रिटेशन है वो हम समझ लेते हैं, उसके बाद में शिक टेस्ट फिनिश। तो शिक टेस्ट किसके लिए कर रहे थे, डिप्थीरिया के लिए कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, चेक करने के लिए कि ससेप्टिबल है या इम्यून है। कैसे कर रहे थे, 0.2 ml का इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा रहे थे। क्या क्या चीज लगा रहे थे, एक में टॉक्सिन लगा रहे थे, एक में इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन लगा रहे थे, ठीक है। चलिए, अब ये जो 4 पॉसिबिलिटी है उनमें पहली ये रही है ना, थोड़ी जगह कम है, आप समझ लेना, 2 ये रही, तीसरी ये रही और 4th जो पॉसिबिलिटी है वो ये रही। अब पहली पॉसिबिलिटी में मान लो टेस्ट आर्म को मैं ब्रैकेट में लिख दूं ना टॉक्सिन, ताकि आपको पिक्चर क्लियर है। कंट्रोल आर्म को मैं ब्रैकेट में लिख दूं कि ये केवल इनएक्टिवेटेड है, इनएक्टिव, बस इतना ही समझ जाओ आप। इनएक्टिव का मतलब देयर इज नो एक्टिव टॉक्सिन, है ना, टॉक्सिन एक्टिव नहीं है, ठीक है। अब देखो पहली पॉसिबिलिटी या एक संभावना क्या हुई कि ना तो टेस्ट आर्म में कोई रिएक्शन हुई और ना ही कंट्रोल आर्म में कोई रिएक्शन हुई। भाई आपने टेस्ट आर्म में क्या लगाया था, टॉक्सिन, कंट्रोल आर्म में क्या लगाया था, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। तो ना तो इसमें रिएक्शन है और ना तो इसमें रिएक्शन है, तो ये नेगेटिव क्योंकि नो रिएक्शन, ये भी नेगेटिव क्योंकि नो रिएक्शन। तो इसका जो रीडिंग हम करेंगे इसकी होगी नेगेटिव। यानी कि अगर सिंपल अगर कोई ये कहते कि साहब शिक टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब है ना तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी हुई है और ना ही उसको कोई टेस्ट आर्म में रिएक्शन हुई है। इसका इंटरप्रिटेशन जाएगा कि ये इंडिविजुअल जो है वो इम्यून टू डिप्थीरिया है, इम्यून है, ना तो उसको कोई यहाँ पर रिएक्शन हुई है जिसमें टॉक्सिन था, ना उसको हाइपर सेंसिटिविटी हुई है। इसका मतलब ही और शी इज इम्यून फॉर डिप्थीरिया। तो ये एक और नया सवाल आ गया कि शिक टेस्ट नेगेटिव इंडिकेट्स, बहुत बार पूछा जा चुका है कि नेगेटिव शिक टेस्ट क्या इंडिकेट करता है। 4 ऑप्शन बना देते हैं कि ससेप्टिबल है, इम्यून है, उसको डिजीज है, उसको डिजीज नहीं है। तो डिजीज है कि नहीं है ये तो वो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ वो ससेप्टिबल है या इम्यून है ये बता सकता है। अगर नेगेटिव रिएक्शन है या रिजल्ट नेगेटिव है टेस्ट का, इसका मतलब वो इम्यून टू डिप्थीरिया। बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है,
अगर आपको मालूम है कि आपने क्या दिया था और उसका क्या रिजल्ट निकला है तो आप बता दोगे आपने टॉक्सिन दिया था, उसकी कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब ये बंदा उस जहर से इम्यून है। इम्यून का मतलब है कि उसका कोई असर नहीं होना। भाई मैं अगर किसी बीमारी से इम्यून हूं तो मुझे वो बीमारी नहीं होगी। तो अगर हमने डिप्थीरिया का टॉक्सिन दिया और उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब वो इम्यून है डिप्थीरिया से। तो शिक टेस्ट नेगेटिव अगर आता है तो क्या इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल इज इम्यून टू डिप्थीरिया, नॉट ससेप्टिबल टू डिप्थीरिया, ही इज इम्यून टू डिप्थीरिया। अगली अगर एक संभावना की बात करें कि पॉसिबिलिटी क्या है, हमने उसको दोनों इंजेक्शन लगाए, टेस्ट आर्म जो थी उसमें तो रेड फ्लश बन गया। फ्लश, रेड फ्लश का मतलब कि वो लाल लाल हो गया, इसका मतलब उस जहर ने अपना असर दिखाया है, टॉक्सिन ने अपना इफेक्ट दिखाया है, रिएक्शन हुई है ना। रिएक्शन किस फॉर्म में होती है, रेड फ्लश बन जाता है, ठीक है, लाल चकता। लेकिन जो कंट्रोल आर्म थी जिसमें आपने टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर दिया, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो ये 100% क्या है, पॉजिटिव, यानी कि वो बंदा जो है वो इससे ससेप्टिबल है। कैसे आपने 100% कैसे कह दिया, क्या ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अगर ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती तो ये इस तरफ भी होती, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी करने वाली तो उसमें भी कैपेसिटी है, वो केवल टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज किया है, वो टॉक्सिन का असर नहीं है, लेकिन वो हाइपर सेंसिटिविटी के लिए तो कैपेबल है। अगर इसमें भी वो रिएक्शन होती तो हम मानते या हम डाउट करते कि यार कहीं ये एलर्जिक तो नहीं है हाइपर सेंसिटिविटी वाली, क्योंकि ये तो इधर भी हो रही है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं कि जो टेस्ट आर्म थी उसमें तो रेड फ्लश बना, लेकिन कंट्रोल आर्म में कोई रेड फ्लश नहीं बना, इसका मतलब हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है और केवल ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया है। यानी कि टेस्ट को तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन हो गई है, किस फॉर्म में हुई है रिएक्शन, रेड फ्लश के फॉर्म में। तो रिएक्शन हुई है, इसका मतलब ये डिप्थीरिया टॉक्सिन का असर आया है, इसका मतलब अगर इसको इन्फेक्शन हुआ तो ये ससेप्टिबल होगा, इस पर उस टॉक्सिन का असर होगा, तो वो बंदा ससेप्टिबल कहलाएगा। इस रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन हम बोलते हैं ये पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि इसमें रिएक्शन हो गई थी। दो संभावनाएं हमने बात करी, दोनों तरफ कुछ नहीं हुआ था, नेगेटिव रिएक्शन थी, इसका हमने इंटरप्रिटेशन दिया था कि इम्यून है डिप्थीरिया के लिए। ये पूछते हैं कि सब शिक टेस्ट नेगेटिव है, ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इम्यून बताता है कि पेशेंट या जो क्लाइंट है वो इम्यून टू डिप्थीरिया। तीसरी कंडीशन में क्या हुआ बच्चों, ये जो रिएक्शन थी उसमें रेड फ्लश बना, लेकिन फोर्थ डे आते आते वो रेड फ्लश फेड हो गया, पूरी तरह से रेड फ्लश बना और धीरे धीरे वो फेड होता चला गया और चौथे दिन वो बिल्कुल गायब हो गया। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस तरफ भी वही रिएक्शन हुई, यानी कि रेड फ्लश बना लेकिन फोर्थ डे आते आते वो पूरी तरह से फेड हो गया। इसको हम बोलते हैं सूडो पॉजिटिव। आप जानते होंगे, अब तक आप जान चुके होंगे, सूडो का मतलब होता है फॉल्स या झूठा या नकली। वो जो अखबार में भरते हैं ना वर्ग पहली, तो झूठा मतलब खाने के लिए भी यूज होता है, झूठा खाना झूठा हो गया, लेकिन झूठ बोलने वाला भी झूठा होता है, इसलिए मैंने एक और वर्ड यूज कर दिया नकली, है ना। आभासी, ये लो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन होता है तो आभासी, है ना। और इसका एक और शब्द है छद्म, ये लो साहब, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी अपनी सॉलिड है। कब तक नहीं समझोगे, छद्म नहीं पता सर, छद्म क्या होता है, ओह हमने तो कभी नहीं सुना। आभासी, ओह सर इतनी डिफिकल्ट। नकली तो जानते होंगे, झूठा तो जानते होंगे, झूठा चल झूठा वो वाला। तो फॉल्स सूडो पॉजिटिव है। क्यों सूडो है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये केवल ससेप्टिबिलिटी वाला नहीं है, क्योंकि अगर इधर फोर्थ डे पर फेड नहीं होता तो हम सोचते कि यार ये तो कुछ और है। इधर भी फोर्थ डे पर फेड हो रहा है, इधर भी फोर्थ डे पर फेड हो रहा है, इसका मतलब ये कुछ नहीं, केवल एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इस रिजल्ट को हम सूडो पॉजिटिव बोलते हैं और ये इंडिकेट करता है हाइपर सेंसिटिविटी। सीधा सीधा सवाल।
एक पेशेंट को शिक टेस्ट किया गया पेशेंट का, उसमें सूडो पॉजिटिव आया। ये क्या इंडिकेट करता है? ससेप्टिबिलिटी, इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, डिजीज, यही 4 ऑप्शन बना देंगे। और आजकल, मतलब आजकल नहीं, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया ऐसा हो रहा है कि जो क्वेश्चन पूछता हूँ, जो ऑप्शन बनाता हूँ, वो सीधे के सीधे आ रहे हैं। नॉर्सेट में भी, बीएचयू में भी, एम्स में भी, और अब सीएचओ में भी। तो प्लीज़ थोड़ा सा समझ लेंगे तो ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। सूडो पॉजिटिव इसको बोला है, दोनों तरफ रेड फ्लश बना, लेकिन 4th डे आते आते वो फेड हो गया। इसका मतलब ये सूडो पॉजिटिव था और ये हाइपर सेंसिटिविटी इंडिकेट करता है। बस खत्म। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि साहब जो टेस्ट आर्म है उसमें रेड फ्लश बना, लेकिन इस बार ये 4th डे आते आते फेड नहीं हुआ। इसका मतलब ये हाइपर सेंसिटिविटी होगी या टॉक्सिन का इफेक्ट होगा? ये टॉक्सिन का इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर ये हाइपर सेंसिटिविटी होती तो ये 4th डे आते आते फेड हो जाता। लेकिन इस तरफ देखा आपने तो इस तरफ भी रेड फ्लश बना, लेकिन ये 4th डे आते आते फेड हो गया। इसका मतलब उसको हाइपर सेंसिटिविटी भी है, इसने साबित कर दिया, और इसका मतलब उसको ससेप्टिबिलिटी भी है, इसने साबित कर दिया। अगर ये 4th डे में फेड हो जाता तो केवल हाइपर सेंसिटिविटी होती, अगर इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता तो इम्यून बोल देते, अगर केवल इसमें रिएक्शन होता, इसमें नहीं होता, तो उसको ससेप्टिबल बोल देते। अब क्या बोले हैं, ये क्या कह रहा है? ससेप्टिबल है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन का असर आया है, वो 4 दिन में फेड नहीं हुआ, रेड फ्लश बना। और ये क्या कह रहा है? सब हाइपर सेंसिटिविटी है, क्योंकि मेरे अंदर तो टॉक्सिन है ही नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर रेड फ्लश बना जो कि फेड हो गया। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं कंबाइंड। ये जो रिजल्ट है या ये जो रीडिंग है टेस्ट की, उसको बोलते हैं कंबाइंड। इसका मतलब ससेप्टिबल भी है और हाइपर सेंसिटिविटी भी है। यानी कि अगर टेस्ट आर्म में जो चौथी संभावना थी, टेस्ट आर्म में अगर ये रेड फ्लश बन रहा है, इसका मतलब ये ससेप्टिबिलिटी दिखा दी, लेकिन यहाँ पर नो रिएक्शन की बजाय पॉजिटिव रिएक्शन है, लेकिन सूडो पॉजिटिव है क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती है। तो उस रिजल्ट को हम बोलते हैं कंबाइंड है। इसका मतलब वो ससेप्टिबिलिटी भी है और उसको हाइपर सेंसिटिविटी भी होती है। अभी तक ये जो दोनों, ये जो ना कंडीशन सूडो पॉजिटिव और कंबाइंड रिएक्शन, इन पर सवाल नहीं पूछा है आपसे अभी तक, केवल नेगेटिव और पॉजिटिव पर ही पूछे। तो या तो इम्यून होगा या ससेप्टिबल। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि कंबाइंड का मतलब वो ससेप्टिबल भी है और वो हाइपर सेंसिटिविटी भी उसको है। जो सूडो पॉजिटिव है इसका मतलब केवल और केवल हाइपर सेंसिटिविटी है। तो बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को अपन ने डिटेल में समझाए, धीरे धीरे समझाए, हिंदी में समझाए। और वीडियो होने का सबसे बड़ा एडवांटेज है, जहां आपको डाउट है पीछे जाओ और वापस से सुन लो। आगे बात समझ में? तो एक भी चीज़ में डाउट नहीं है, इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। आपके दिमाग में कोई संभावना आए कि सर एक संभावना ये भी है, तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपके आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो जो संभावना बनती है वो या तो नेगेटिव होगा, शिक टेस्ट नेगेटिव है मतलब कोई असर नहीं है, ना इधर असर है ना इधर असर है, इसका मतलब पेशेंट इम्यून है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं कि पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या होता है। पॉजिटिव का मीनिंग है कि टेस्ट आर्म में तो रिएक्शन हो रही है, लेकिन जो कंट्रोल आर्म है उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तभी उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, पेशेंट या इंडिविजुअल वो ससेप्टिबल है। सूडो रिएक्शन का मतलब इधर भी रिएक्शन हुई है इधर भी हुई है, लेकिन रेड फ्लश है वो धीरे धीरे फेड होकर के चौथे दिन तक गायब हो गया। इसका मतलब ये सूडो पॉजिटिव है। ये क्या दिखाता है, केवल हाइपर सेंसिटिविटी, इधर भी हुई थी इधर भी हुई थी, टॉक्सिन वाला कोई असर अभी तक नहीं आया। चौथी कंडीशन में क्या हुआ, इधर रेड फ्लश बना लेकिन 4th डे तक फेड नहीं हुआ, इधर वाला बना और 4th डे तक फेड हो गया। तो ये तो हाइपर सेंसिटिविटी बता रहा था, इसने आपको ससेप्टिबिलिटी बता दी। इसका मतलब ये रिजल्ट है वो कंबाइंड है और इसमें पेशेंट या क्लाइंट जो है वो ससेप्टिबल भी है और उसको हाइपर सेंसिटिविटी भी है। आगे बात समझ में? तो आपको लगता हो तो दोबारा वीडियो को सुन लेना और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भी आप पूछ सकते हो।
ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि आज की डेट में सिक टेस्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं, आज की डेट में नहीं करते हैं। लेकिन सर पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि सवाल आज भी पूछे जा रहे हैं। तो अब क्यों नहीं करते हैं? अब कोई कहते हैं कि साहब आपको खतरा है ना, वो 50 गुना कम है, मतलब आपकी जान को खतरा नहीं है, इसकी 50 गुनी डोज होगी तो भी आप शायद ही मरेंगे, 50-50 चांस रहेंगे। वो बोलेगा ओए तेरी क्या बोल रहे हो, अगर मैं इसकी 50 गुना डोज लूँ तो मुझे 50% मरने के चांस है, मैं तो जिंदगी में टेस्ट नहीं कराऊँ, तुम बाहर में जाओ। तो आज की डेट में ये टेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि इसकी अब जब बेटर ऑप्शन आपके पास में हो जिसमें कोई खतरा नहीं है, भाई इसमें खतरा कम है लेकिन खतरा तो है ना, तो जब आपके पास में कोई खतरे बिना खतरे वाली कोई चीज़ अवेलेबल है तो कोई खतरे वाला काम क्यों करे? जब वही सफ़ेदी, वही चमकार कम पैसों में मिले तो कोई ये क्यों ले, ये ना ले, निरमा सुपर वॉटएवर जो भी आता। इसका मतलब जब वही आपको ससेप्टेबिलिटी और इम्यून का स्टेटस आपको हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट से मिले तो कोई शिक टेस्ट क्यों करे, हीम एग्लूटिनेशन क्यों ना करवाए? तो आज की डेट में जो टेस्ट करवाते हैं ससेप्टेबिलिटी के लिए वो करवाते हैं हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, जिसको हैट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। फाइनली इसका मैनेजमेंट की बात करें जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले स्ट्रिक्ट आइसोलेशन क्यों बच्चों? क्योंकि ये दूसरों को बीमारी फैलाएगा, तो इसलिए उसको आइसोलेट करते हैं ना। फॉर द हॉस्पिटलाइज चाइल्ड 14 दिन के लिए उसको आइसोलेट कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन बहुत काम की, एरिथ्रोमाइसिन बहुत ज़्यादा काम करती है। ट्रेकियोस्टोमी मे डन इफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर, है ना, इज देयर, है ना, या रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन इज डन, मतलब रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो कोई तरीका नहीं है। इवन आप उसको इंट्यूबेट भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको ट्यूब तो मुंह के अंदर से ही ले जानी पड़ेगी ना, नाक से भी जाओगे तो ओरोफेरिंक्स नेजोफेरिंक्स के थ्रू ही जाएगी, तो ट्यूब आपकी जाएगी नहीं क्योंकि वहां इतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है कि एयरवे पूरा बंद है। तो केवल ऑप्शन क्या बचता है? ट्रेकियोस्टोमी, क्योंकि ट्रेकियोस्टोमी में तो आप यहाँ पर छेद बनाओगे ना तो ऊपर वाला पूरा ऑब्स्ट्रक्शन है वो बाईपास हो जाएगा, ट्रेकिया के अंदर डायरेक्ट छेद करते हो। इंट्यूबेट नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना, ना तो ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर पाएंगे ना ही नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में ही ट्यूब जो है वो आपके फेरिंग्स में से होकर के गुजरेगी, लेरिंग्स में से होकर के गुजरेगी। तो क्या ऑप्शन बचता है? अब ऊपर तो ऑब्स्ट्रक्शन हो ही गया, तो अब करें क्या? अब अपन केवल और केवल एक काम कर सकते हैं, वो है ट्रेकियोस्टोमी। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि आपको ये डायग्नोसिस करके तुरंत उसको रेफर कर देना है अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के साइन सिम्टम्स आने लग गए तो। क्लियर है बच्चों? दिस इज डन अबाउट डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के बारे में इससे ज़्यादा सवाल अनलाइकली है पूछे जाना, इतना अगर याद रख लिया आप 100% बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी रहेगी और CHO बनने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, है ना, सनी देओल की स्टाइल में। तो अब अपन नेक्स्ट मूवी क्या, नेक्स्ट डिजीज, है ना, सनी पाजी दिमाग में छा गए। नेक्स्ट परटूसिस से छोटी है, इजी है, ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं याद रखना है। कुछ नाम है जो आपको ऑलरेडी याद होंगे। देखो मैं मानता हूँ अगर आपने नर्सिंग करी है, चाहे GNM चाहे BSc नर्सिंग, और उसमें थोड़ी भी ईमानदारी रखी है, मतलब ठीक है कॉलेज नहीं जाते, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ते होंगे यार, जनरल नॉलेज तो बढ़ी जाती है ना। परटूसिस को हिंदी में हम वैसे हिंदी में बता रहा हूँ, मतलब साइंस में नहीं, ऐसा कुत्ता खांसी जो होती है ना, दैट इज परटूसिस। वूपिंग कफ जिसको बोलते हैं ना, अब हिंदी में इसको वूपिंग कफ कुत्ता खांसी नहीं बोलते। हिंदी में कुत्ता खांसी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऑप्शन में कुत्ता खांसी नहीं आएगा लेकिन वूपिंग कफ आएगा। वू, ये जो है वू, दिस इज वूपिंग। कुत्ता जो रोता है ना वो वूप करता है, तो वूपिंग कफ जैसे आई मीन यू कैन समझ रहे हो, हंसने की बात नहीं है, मुझे पता है इस पर क्लास में भी बहुत बच्चे हंस। तो जो वो वाली साउंड आती है ना खांसी के एंड में, वो टिपिकल है परटूसिस का, है ना। खांसी से देख के पता चल जाता है ना, कुत्ता खांसी होती है किसी को तो अपन बता देते हैं, मतलब क्लिनिकली यू कैन सस्पेक्ट कि यार ये परटूसिस हो सकता है ना, तो यू शुड नो, है ना। तो इसके क्या क्या नाम है, दाता तेरे कई नाम, तो जैसे परटूसिस के भी क्या क्या नाम, वूपिंग कफ और 100 डे कफ। सीधे सीधे सवाल हैं जो 90% बच्चों को तो पहले से ही याद है। आप अगर 10% में हो तो आज इसको छोड़ना मत,
कि वूपिंग कफ और 100 डे कफ कुछ नहीं है, पर्टूसिस होता है। अगर आप 10% में हो तो इसको 100 बार बोल के आप इसको, क्योंकि ये गलती आप झेल नहीं पाओगे। ये भी सवाल अगर आपने गलत किया तो कंपटीशन से बाहर हो, बुरा लगे तो लगे, लेकिन ये सच है। ये चीज़ आपको नहीं पता है अब तक तो यू आर वेरी फार, तैयारी आपकी बहुत पीछे चल रही है। और इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस पर टूट पड़ो। वूपिंग कफ, 100 डे कफ कभी गलत नहीं होना चाहिए। कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो बॉर्डीटेला पर्टूसिस, नाम से पता चल रहा है पर्टूसिस है ना। ये अगर सिर्फ बॉर्डीटेला दे दें तो भी याद, जैसे कॉर्नी बैक्टीरियम दे देना अकेला इतना ही लिख के तो भी समझ जाना डिप्थीरिया की बात हो रही है। बॉर्डीटेला अगर अकेला दे दें तो पर्टूसिस की बात हो रही है, क्योंकि बॉर्डीटेला पर्टूसिस दे दिया तो अंधा भी, आई मीन जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो भी बता देगा पर्टूसिस इज कॉज्ड बाय। तीसरा ऑप्शन बॉर्डीटेला पर्टूसिस है, यार ये तो नाम में ही पर्टूसिस आ रहा है, यही होगा। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट कब होगा, जब केवल बॉर्डीटेला दे दिया तो भी आप समझ जाना कि ये पर्टूसिस की बात कर रहा है। ये ग्राम नेगेटिव है, एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। पैरोक्सिस ऑफ कॉफ आर फॉलोड बाय एन इंस्पिरेटरी वूप, इसको हाई पिच, वूप जो है हाई पिच साउंड होती है, जो मैंने करके बताई थी। मेरा खुद का गला ठीक नहीं, मैं बार बार नहीं करूंगा, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड याद रख जो 7 से 14 दिन, सॉरी मारवाड़ी ठीक है मुझे पता नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में कई सिस्टर्स होती हैं ना, तो वो ओवर देते टाइम ऐसे बोलती हैं, थे कोनी गयो के, तो वो उनको सुन के मुझे कभी कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, तो ध्यान रख जो, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था और मैं क्लास में भी बोल देता हूँ। तो ध्यान रख जो क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 से 14 दिन का है, ठीक है। सोर्स की बात करें तो केसेस है ना, ओनली मैन, इन्फेक्टिव मटेरियल इज नेजोफेरेंजियल एंड ब्रोंकियल, क्योंकि जहाँ का इन्फेक्शन है वहीं से वो फैलेगा। देर इज नो सब क्लिनिकल और क्रॉनिक कैरियर स्टेट। देखो अभी अपन ने पढ़ा था डिप्थीरिया में क्रॉनिक कैरियर्स होते हैं, नेजल कैरियर्स थ्रोट कैरियर से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। 95% जो डिजीज फैल रही है वो कैरियर से फैल रही है, किसमें, डिप्थीरिया में। पर्टूसिस में मामला उल्टा हो गया। ऐसे आप कंपैरिजन करके याद रखो यार, पर्टूसिस में अच्छा सब क्लिनिकल केसेस नहीं होते। सर ने पहले डिप्थीरिया पढ़ाया था फिर पर्टूसिस, दोनों में बिल्कुल उल्टा हो गया था। तो याद भी रहेगा और कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा कि उसमें ऐसा है और इसमें ऐसा है, खत्म बात। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी या इन्फेक्टिविटी पीरियड जो है वो आपका 7 दिन एक्सपोजर के बाद से लेकर के 3 हफ्ते आफ्टर पैरोक्सिस्मल स्टेज। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। तो जो पैरोक्सिस्मल स्टेज के 3 हफ्ते बाद तक पेशेंट है वो इन्फेक्टिव हो सकता है। 100 डे कफ है ना, तो लंबा चलता है, मतलब सेकेंडरी अटैक रेट ज़्यादा है 90%। ये इंटरेस्टिंग है, ये मैंने बच्चों को क्लास में याद कराया था तो कभी नहीं भूलते इस बात को कि फीमेल्स में ये बीमारी ज़्यादा होती है मेल्स। ये केवल इंसिडेंसेस हैं कि कम्युनिटी के अंदर अगर 100 मरीज आप पर्टूसिस के देखेंगे तो उनमें से 55 या 60 फीमेल होंगी और 35-40 जो हैं वो मेल होंगे। मतलब मेल्स थोड़े से कम अफेक्ट होते हैं और फीमेल ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि ये मेल्स में नहीं होती है, लेकिन इंसिडेंस की बात करेंगे तो फीमेल्स में ज़्यादा होती है और फैटेलिटी भी फीमेल्स में ज़्यादा, सीवियर भी ज़्यादा फीमेल में होती है। ये हमेशा याद क्यों रहेगा, मैं आपको इसका कारण देता हूँ। नाम तो देते हैं उसको कुत्ता खांसी, कुकर खांसी भी बोलते हैं। कुकर मतलब उसी को कुत्ते को ही बोलते हैं ना बच्चों। ये मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि बुक्स में लिखा है, पर मैंने भी कहीं पढ़ा है, कहीं का मतलब ऐसे नहीं कहीं एरे गहरे में, लेकिन इसको बोलते हैं है ना कुत्ता खांसी, मेरे टीचर्स से मैंने पढ़ा है ना। तो ये आपको इसलिए याद रहेगी क्योंकि कुकर या कुत्ता इज द मेल बट इट इज मोर कॉमन इन द फीमेल। इसका मतलब उल्टा हो जाता है। याद कैसे रहेगी, ऐसे याद रहेगी कि आप कुत्ता खांसी अगर बोलते हो ना तो किसी को बुरा नहीं लगता। इवन क्लास में भी मैंने पूछा था, अगर मैं कुत्ती खांसी अगर बोल दूंगा ना तो कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। नेचुरल इंडियन कल्चर जो है, इंडियन सोसाइटी जो है वो फीमेल्स को ज़्यादा रेस्पेक्ट देती है। ये 100% फैक्ट है, पुराने ज़माने से। इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं, इंडियन कल्चर में जो फॉलो करते हैं दे ऑलवेज गिव रेस्पेक्ट टू वुमेन्स। ये अंग्रेज अभी अपने को ज्ञान देते हैं ना, तो अपने अगर इतिहास को उठा करके देखेंगे तो वैदिक काल से लेकर अभी एविडेंस मिल रहे हैं, फोटोग्राफ्स मिल रहे हैं पुराने कि साहब ये यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी और उसमें ऐसे बच्चियां स्कूल जाया करती थी, है ना। तो वो याद कैसे रहेगा, अब आपका क्वेश्चन
कि पर्टुसिस इज दी कुत्ता खांसी, लेकिन इसको वास्तव में कुत्ती खांसी होना चाहिए असल में, लेकिन हम इसको कुत्ती खांसी नहीं बोलते क्योंकि नारीवादी संगठन है वो खड़े हो जाएंगे कि अब आपने नारी शक्ति का अपमान कर दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए याद कैसे रखना है तो ये कुत्ता खांसी, बट इट इज मोर इंसिडेंस इज मोर इन फीमेल्स। अपने को खाली क्वेश्चन का सही आंसर करना है, मन में याद करने, किसी को बताओ ही मत कि आपने कैसे याद किया। अब मैं तो क्लास में, और आपको तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को तो मुझे बताना है कोई भी एक ट्रिक जो आपको बहुत काम कर जाए तो आपके फायदे के लिए। लेकिन आप अपने दोस्त को मत बताओ, वो पूछे कि यार एक डिफिकल्ट सवाल पूछूंगा, आंसर देगा क्या, तो आप बोलो हाँ दूंगा। ये बता कि पर्टुसिस ज़्यादा मेल्स में होती है या फीमेल्स के अंदर होती है। अब उसको ये लगेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसने पूछा है, क्योंकि इतना कौन याद रखता है, पर्टुसिस को वूपिंग कफ या 100 डे कफ कहते हैं, इतना ही याद रह जाए वही बहुत है। अब ये मेल्स में ज़्यादा है कि फीमेल्स में, ये तो कोई याद नहीं रख पाएगा, उसको ये लगेगा। लेकिन आप मन में क्या करोगे, पर्टुसिस यानी कि वूपिंग कफ, कुत्ता खांसी, कुत्ता मतलब मेल, कुत्ती नहीं बोल सकते थे, फीमेल में है, आप उसका आंसर। लेकिन ये जो कैलकुलेशन आप उसको बोल के नहीं कि कुत्ता कुत्ती मेल फीमेल, नहीं, मन में आप तो ऐसे दिमाग लगो, अच्छा पर्टुसिस के बारे में है क्या, मुझे सोचने दे, लेकिन मैं इसका सही जवाब दे के मानूंगा। CHO का एग्जाम की डेट आने वाली है, मेरे को अभी तक ये क्वेश्चन भी नहीं आया। खूब सोचो, नाटक करो थोड़ा सा, अरे यार क्या था, मेरे हिसाब से फीमेल में ही होना चाहिए। फिर वो बोलेगा आपको, पक्का देख ले 100% बोल कि मेल में है कि फीमेल में, क्योंकि वहाँ आंसर एक ही करना आपको। फिर आप बोलोगे 100% फीमेल में, क्योंकि आपको तो पहले से ही पता है कि 100% फीमेल में। लेकिन उसके सामने, क्योंकि उसने बहुत पहले सिलेबस ख़त्म कर दिया, अब दूसरों को डिप्रेशन में करने के लिए सवाल पूछ रहा है कि ये पूछता हूँ अगर नहीं आएगा तो ये डिप्रेशन में जाए। ये कॉमन है, सब ने ये ज़िंदगी जी है। कंपटीशन में भी होता है, जैसे नर्सिंग के एग्ज़ाम के पहले, हमारे MBBS के एग्ज़ाम के पहले भी होता था। वो जो कौन सी मूवी है उसमें दिखाया है ना कि वो मैगजीन सरका के जाते हैं, आमिर खान की जो मूवी है, तो वो सच है, कुछ चीज़ें उसमें हकीकत हैं, तो वो ऐसा होता है ना। तो फीमेल्स में कॉमन है, ये आपको याद रहेगा, है ना। ल्यूकोसाइटोसिस डज नॉट कोरिलेट विद द सीवियरिटी ऑफ कफ, है ना, यानी कि ल्यूकोसाइटोसिस का मीनिंग आपको पता है, तो आपने एक सवाल तो वैसे ही कर दिया, मतलब इंक्रीज WBC, यानी कि ल्यूकोसाइट्स हैं, वाइट ब्लड कार्ब सेल्स, उनका नंबर बढ़ जाना इज दी ल्यूकोसाइटोसिस। इसका उल्टा होता है ल्यूकोसाइटोपीनिया, है ना। तो WBC के नंबर बढ़ते हैं क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बट ऐसा नहीं है कि जितने ज़्यादा WBC का नंबर उतनी ज़्यादा सीवियरिटी ऑफ कफ होगी, है ना। तो ये बात ऑप्शन में अगर आए तो आप देख लेना कि क्या लिखा हुआ, डज नॉट कोरिलेट, इसका मतलब जितनी ज़्यादा WBC उतनी ज़्यादा खांसी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा क्लिनिकल कोर्स की अगर बात करें, पर्टुसिस प्रोड्यूसेस अ लोकल इन्फेक्शन, द ऑर्गेनिज्म इज नॉट इन्वेजिव। इसका मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले डिप्थीरिया पढ़ा था, तो डिप्थीरिया भी नॉन इन्वेजिव था, मतलब सेल के अंदर इन्वेड नहीं कर रहा था और वो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा था। और ये वाला भी है वो नॉन इन्वेजिव है, यानी कि पर्टुसिस इज ऑल्सो नॉन इन्वेजिव। तो एक मामले में तो उल्टा हो गया, कौन से में, कि इसमें कैरियर स्टेज नहीं मिलती है, सब क्लिनिकल केसेस नहीं मिलते हैं, और डिप्थीरिया में कैरियर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस मामले में तो ये दोनों उल्टे हो गए, एक मामले में ये कॉमन हो गए, कौन से मामले में, कि इसमें और उसमें दोनों में क्या बताया था मैंने आपको अभी, ये दोनों ही नॉन इन्वेजिव है। उसके लिए भी मैंने आपको बताया था नॉन इन्वेजिव, नॉट इन्वेजिव, और ये वाला जो है वो लोकल इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, इन्वेड करके तो ब्लड में पहुंच जाता ना, तो ये ऐसा नहीं करता है, केवल उस लोकल एरिया में ही इन्फेक्शन करता है। और डिप्थीरिया वाला कर रहा था वो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा था, जो कि आपके लोकल साइट पर सूडो मेम्ब्रेन बना रहे थे, इन्फ्लामेशन कर रहे थे, वो सारी चीज़ें हो रही थी, है ना। तो दोनों ही लोकल इन्फेक्शन कर रहे हैं, उसमें एक्सोटॉक्सिन था, इसमें लोकल इन्फेक्शन। 3 स्टेज होती हैं बच्चों, कैटारल स्टेज, पैरोक्सिस्मल स्टेज और कन्वोलिसेंट स्टेज, है ना। तो मैं आपको पहले तो इनके मीनिंग पता होने चाहिए बस, है ना। मीनिंग ये है कि कन्वोलिसेंट का मतलब होता है रिकवरिंग, मेरी लाइन टेढ़ी ही जाती है जिंदगी भर, अब तक मेरी लाइनें सीधी नहीं हो रही। इसका मतलब होता है कि रिकवरिंग फेज। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की डेट में, है ना, जो अपन कोरोना के बारे में प्लाज्मा थेरेपी पढ़ते हैं ना, प्लाज्मा थेरेपी, है ना,
इसमें से भी कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, CHO में भी, क्योंकि बहुत लेटेस्ट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट, पूरी दुनिया को हिला रखा है और हेल्थ सेक्टर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इकोनॉमी तो छोड़ो, हेल्थ सेक्टर ही ख़राब इसलिए क्योंकि बेचारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे GD हो, चाहे वार्ड बॉयज़, क्लीनिंग वाले, सबकी हालत ख़राब है, बहुत बीमार हो रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि उनको काम करना पड़ रहा है। हालांकि कम्युनिटी में फैल चुका है तो जो काम नहीं कर रहे हैं वो भी बीमार हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनमें सीवियरिटी भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो सबकी हालत बहुत ख़राब है। उसमें हम जो प्लाज्मा थेरेपी देते हैं ना बच्चों, कोरोना के मरीज में, वो प्लाज्मा किसकी होती है? उसको बोलते हैं कन्वलिसेंट प्लाज्मा, यानी कि जो मरीज पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, मतलब जिनको, इतना तो आपको पता ही होगा कि कोरोना में जो कोरोना से ठीक हो गए उन्हीं का प्लाज्मा ले रहे हैं, ये तो याद होगा ना, सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। तो उस प्लाज्मा को हम कन्वलिसेंट प्लाज्मा बोलते हैं। तो कन्वलिसेंट का मतलब ये होता है कि जो रिकवर कर चुका है, मतलब उसने बीमारी को हरा दिया है, उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन गई हैं और एंटीबॉडीज इतनी अच्छी बनी है कि उन्होंने बैक्टीरिया की बैंड बजा दी, तभी तो वो रिकवर कर। देखो क्या होता है, दोनों के बीच में फाइट होती है, ये बीमारी है, ये अपनी बॉडी है, तो बीमारी हावी होने की कोशिश करेगी तो अपनी बॉडी उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगी और तमाम तरह के फीवर करेगी। फीवर भी एक जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ऊपर से हम कुछ एंटीबायोटिक्स और सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, तो ये मिल करके आखिर में इसको हरा देते हैं। अगर ये हार गया तो रिकवर, ये अगर बढ़ता चला गया, एंटीबॉडीज़ और एंटीबायोटिक, सपोर्ट, वेंटिलेटर सब कर लिया, फिर भी बीमारी अगर बहुत ज़्यादा हावी रही तो ये हारेगा, पेशेंट एक्सपायर होगा। भाई या तो परमानेंट डिसेबिलिटी, डैमेज, या ट्रेकिस्टोमाइज रहेगा, कोमेटोज रहेगा, जो भी उसका रहेगा, लेकिन उसमें अपन उसको रिकवरी कंप्लीट नहीं होगी, तो या तो डेथ हो सकती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। कन्वलिसेंट का मतलब जिन्होंने कंप्लीट रिकवरी अचीव कर ली है। तो 3 फेज है ना, तो अब आपको कैटरल और इनके मीनिंग बता देता हूँ। कन्वलिसेंट का मीनिंग आप समझ गए। कैटरल मतलब इनिशियल स्टेज जो होती है, ये 10 दिन में रहती है शुरू के। इंसीडियस ऑनसेट, इंसीडियस का मतलब होता है बच्चों ग्रेजुअल या स्लो, है ना, ये सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं, बस मीनिंग पता होना चाहिए, है ना, धीरे धीरे बढ़ती है ना। लैक्रामेशन आंसू निकलना, स्नीजिंग छींकाना, कोराइजा नाक बहना, एनोरेक्सिया भूख नहीं लगना। ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोराइजा क्या होता है, एनोरेक्सिया क्या होता है। मैलेज का मतलब आप जानते ही होंगे, फुर्ती रहना शरीर में। अरे नहीं, उल्टा होता है, कई बच्चे जो मुझे नहीं जानते ना वो समझेंगे हाँ हाँ, मैलेज का मतलब थकान रहना बहुत ज़्यादा, है ना। मैं शुरू में उल्टा बोलता हूँ, अभी तो वो क्या है, मजबूरी है, ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे से बोल पाते हैं। यहाँ के आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा मैं सचमुच वही बोल रहा हूँ, फिर मैं उसको ठीक करूँगा तब आप समझोगे अच्छा ये था। मैलेज का मतलब बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, मसल्स में फटीग रहना, फटीग मतलब थकान रहना, है ना। हैकिंग नाइट कफ मतलब बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी नाइट में हो जाती है, दैट बिकम्स डायर्नल। डायर्नल का मतलब दिन और रात में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए तो डायर्नल वेरिएशन बोलते हैं। आई एम सॉरी। कैटरल स्टेज के बाद में बच्चों नेक्स्ट आ जाती है पैरोक्सिस्मल स्टेज, है ना। इट लास्ट फॉर 2 to 4 वीक, है ना, 2 से 4 हफ्ते के लिए ये रहती है। बस्ट ऑफ रैपिड कॉन्सिक्यूटिव कफ फॉलोड बाई ए डीप हाई पिच्ड इंस्पिरेशन। तो वूपिंग कफ जो टिपिकल आता है दैट इज सीन इन पैरोक्सिस्मल स्टेज ऑफ पर्टुसिस, है ना। तो वूपिंग कफ है वो पर्टुसिस में, जो वूपिंग कफ है वो कौन सी स्टेज में, पैरोक्सिस्मल स्टेज, है ना। पी पैरोक्सिस्मल, पर्टुसिस में वूपिंग कफ, पैरोक्सिस्मल। कुछ भी ऐसे कनेक्ट करके रखना ताकि एग्जाम में अगर कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यूजुअली फॉलोड बाई वॉमिटिंग, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर है, देखो, है ना। कफ फॉलोड बाई वॉमिटिंग। अब क्या होता है कि जैसे ये बच्चों में, छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है ना पर्टुसिस। ये DPT वाले वैक्सीन है ना, तो प्रिवेंटेबल डिजीज है, बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है। तो मदर जब आपके पास में आती है ना बच्चे को लेकर के, तो टिपिकल हिस्ट्री ये देती है कि डॉक्टर साहब या CHO साहब जब आप बन जाएंगे, बैठ जाएंगे, कि इसको इतना ज़्यादा कफ होता है कि खांसी करते करते इसको उल्टी हो जाती। वो ऐसे ही बोलेगी मदर। बच्चा अगर बड़ा है तो वो खुद बोल देगा, अगर छोटा बच्चा है तो मदर बताएगी कि साहब ये हिस्ट्री है। इसका मीनिंग ये हुआ
कि वो तो बोलेगी सब उल्टी करते खांसी करते करते इतनी तेज खांसी होती है कि उल्टी तक हो जाती है। तो आप इसका इंटरप्रिटेशन क्या लोगे, अच्छा वॉमिटिंग इज फॉलोड बाई कफ, इसका मतलब पहला सस्पिशन आपके दिमाग में, डाउट पहला क्या जाएगा, पर्टुसिस हो सकता है, पर्टुसिस हो सकता है। तो आप उसके हिसाब से आप उसको इवेल्युएट करोगे, है ना। तो ये किस में दिखता है, आपका पैरोक्सिस्मल स्टेज में दिखता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, है ना। यंग इन्फेंट है, बहुत ही छोटा अगर न्यू बॉर्न है इन्फेंट है, तो मे कॉज साइनोसिस एंड एपनिया भी हो सकता है पर्टुसिस की वजह से, है ना। क्लिनिकल फीचर्स में तीनों स्टेज आप देख लो। कन्वलिसेंट का मतलब है कि अब आपने रिकवरी वाली फेज में आ गए हैं, इसमें ये एक से दो वीक चलती, देखो पहली वाली भी 1 से 2 वीक चली थी 10 दिन, बीच वाली थी वो 2 से 4 वीक चली थी जो सबसे लंबी है ना, जिसमें पीक पर थी बीमारी, है ना। इसमें कन्विल्सेंट में कफ इंप्रूव हो जाएगा, एयरवे हील होने लग जाएगा, इसका मतलब रिकवरी आ जाएगी। चीफ कंप्लेंट्स या सॉरी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ वाले एरिया में तो यहाँ से जितने भी चीज़ें हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, ब्रोंको निमोनिया अंदर चला गया निमोनिया कर सकता, ब्रोंकिएक्टेसिस सब फेफड़े की बीमारी है, ये तो हो गई लंग्स की। हाँ इसको ऐसे याद रखना बच्चों, ये लंग्स में क्या क्या कर सकता है भाई, एक तो लंग्स है ना, ये तो लोकल इन्फेक्शन की वजह से हो गया, कभी कभी ये ब्रेन तक इसका इन्फेक्शन चला जाता है, ब्रेन में इन्फेक्शन फैल सकता है, तो वहाँ पर क्या करेगा, सब कंजक्टाइवल हेमरेज मतलब आई इन्वॉल्व हो गई बच्चों, एपिस्टेक्सिस नोज से ब्लीडिंग, ये सब इनके टर्म है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं तो इतनी जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें अब आपको आ चुकी होंगी, कहाँ पढ़ी होंगी, किस सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, एमएसएन में पढ़ी हो, पहले कोचिंग में पढ़ी हो, कहीं पर भी, लेकिन एपिस्टेक्सिस मतलब नाक से ब्लीड होना इज एपिस्टेक्सिस। हीमोप्टेसिस का मतलब कि कफ के साथ में, स्पुटम के साथ में अगर ब्लड आ रहा है तो उसको हीमोप्टेसिस। तो ब्लड कहाँ कहाँ से आ सकता है, खांसी के साथ आ सकता है कफ में, और नाक से आ सकता है एपिस्टेक्सिस की फॉर्म में। सब कंजक्टाइवल मतलब आंखों के ये जो है ना, सब यहाँ लाल लाल हो जाता है, दिख जाता है, आंखें लाल होना जो होती है ना एक्चुअल में वो वैसे तो रेडनेस हो जाती है, लेकिन अगर सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो तो भी वो आंखें लाल दिखती हैं। ब्रेन हेमरेज हो जाता है उसको हम टिपिकली पंक्चुएट सेरिब्रल हेमरेज बोलते हैं, इसका मतलब ब्रेन हेमरेज भी पॉसिबल है। इसका मतलब दो तरह के कॉम्प्लिकेशन, एक तो ब्लीडिंग वाले करवा रहा है, ब्लीडिंग ब्रेन में भी ब्लीडिंग है, ब्रेन हेमरेज का मतलब ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस भी ब्लीडिंग, हीमोप्सिस भी ब्लीडिंग। अगर लंग्स में जाकर के उसने ब्लीडिंग करवाई तो हीमोप्सिस हो जाएगा, अगर लोकल एरिया की वजह से ब्लीडिंग करवाई तो एपिस्टेक्सिस हो सकता है, और ब्रेन में जाने के बाद अगर ब्लीडिंग करवाई तो सेरिब्रल हेमरेज जो कि पंक्चुएट टाइप के होते हैं, और इस हेमरेज की वजह से कन्वल्जन यानी कि फिट्स या सीजर्स आ सकते हैं, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, याद रखना। यानी कि सीवियर केसेस में, बहुत कम रेयर, जैसे कोई बच्चा बिल्कुल ट्राइबल एरिया में ही है, मदर अवेयर नहीं है और हॉस्पिटल नहीं लेके गई, पीएससी सब सेंटर कहीं नहीं दिखाया, खांसी है चलती रहे अपने आप ठीक हो जाए, नहीं हो पाता, ये सच्चाई है देश की। जो पॉवर्टी जहाँ पर है, गरीबी है, खाने पीने के लिए बेचारों की व्यवस्था नहीं है, वो दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, और इतनी भी अभी कई जगह एजुकेशन नहीं है कि भाई सरकारी में फ्री भी मिल जाती है, तो वो नहीं जानते। मैंने खुद ट्राइबल में 1 साल नौकरी की, आई नो वेरी वेरी पैथेटिक सिचुएशन। हालांकि सरकार कर रही है कोशिश, धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, बट अभी भी ऐसा होता है। तो अनट्रीटेड रहा, इग्नोर्ड केसेस में क्या होता है कि सेरिब्रल जो कॉम्प्लिकेशन है वो रेयर है, लेकिन हाँ खांसी, पर्टुसिस या वूपिंग कफ वाला तो इट इज़ कॉमन, ठीक हो जाता है। एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन इसकी बहुत बढ़िया दवाई, इरिथ्रोमाइसिन की 2 डोज दो और एकदम इम्प्रूवमेंट आ जाता है ना। चलिए डायग्नोसिस कैसे करेंगे, लैब में कल्चर ले जाएंगे, सब स्वैब कहाँ से लेंगे, नेजोफेरिंजियल में, कोरोना में भी कहाँ से लेते हैं, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स से, थ्रोट से लेते हैं। और इसको मीडियम कौन सा देते हैं, जैसे उसकी एल्बर्ट स्टेन थी डिप्थीरिया की, इसकी कौन सी होती है, बॉर्डेट गंगू मीडियम, है ना, बीजी या बॉर्डेट गैंगो मीडियम, नाम ऐसे रखते हैं, अंग्रेजों ने रखे हैं। पीसीआर भी करा सकते हो, जैसे आरटी-पीसीआर अपन कोरोना में करवा रहे हैं, एक डिफ्यूज इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे भी करवा सकते हो, है ना, डीएफए, और सीरोलॉजिकल मेथड भी है, अपने को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है। बीजी मीडियम या बॉर्डेट गैंजू मीडियम का नाम याद रख लेना, अगर बाकी नाम याद हो गए हो तो इस नाम को याद करने के चक्कर में वो 100 डे कफ और वूपिंग कफ को मत भूल जाना, या अगर वो नहीं पता है तो पहले उनको याद करना है, ये याद रह जाए अच्छी बात है, ये लेकिन ये एक्स्ट्रा, ये कम पूछा गया अभी तक, ध्यान रखना, ठीक है।
मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, आइसोलेट कर दो ताकि दूसरों को नहीं फैलाए। और ड्रग ऑफ चॉइस इज इरिथ्रोमाइसिन। ड्रग ऑफ चॉइस पर खूब सवाल पूछते हैं, अपने नोट्स में अलग से ड्रग ऑफ चॉइस की पूरी लिस्ट है, इंक्यूबेशन पीरियड की पूरी लिस्ट है। जो बुलेट वाले हैं ना, अच्छे अच्छे बुलेट वाले फेल हो जाएंगे, अपन ने जो बुलेट्स इकट्ठी करी है ना, तो वो लेकिन अपन ने रेस्ट्रिक्टेड रखा है। जिन लोगों ने पैकेज लिया हुआ है जो अपने ऐप के जरिए, उनको वो बुलेट्स अवेलेबल रहेंगी। और ये अपन ने अभी पर्टूसिस को भी लगभग ख़त्म कर दिया है। तो नेक्स्ट डिजीज टिटनस अपन नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। 2 डिजीज पढ़ी हैं, डिप्थीरिया और पर्टूसिस। डिप्थीरिया थोड़ी बड़ी, ज़्यादा सवाल बन रहे थे, पर्टूसिस थोड़ी छोटी थी, इसलिए दोनों मैंने कवर कर दी एक ही क्लास में। और एक साथ पढ़ोगे तो कंपैरिजन करके आप कन्फ्यूजन्स को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, डेट अभी थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई है, मतलब डेट हटा दी गई है साइट से, CHO की राजस्थान की, लेकिन नई डेट कभी भी आ सकती है। 10-11 तारीख को नहीं होकर के अक्टूबर के एंड तक ले जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा पोस्टपोन्ड नहीं होगी। तो प्लीज़ पढ़ाई को बिल्कुल ढीला मत करें, होने दें कि साहब नहीं अब तो सर अभी तो डेट आएगी तभी मौसम बनता है। वो कहते हैं सर मौसम नहीं बनता पढ़ने का, तो मौसम बना के रखो। आप मान के चलो कि भैया डेट है 15 तारीख की डेट है, उसके हिसाब से पढ़ना, ठीक है ना। और कम पढ़ लो लेकिन उसको अच्छे से समझ लो, ताकि कंफ्यूज्ड कम से कम रहे, है ना। कंफ्यूजन की स्थिति में नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिलेबस पूरा ही नहीं कर रहे हैं, छोड़ा नहीं, लेकिन हाँ कंसाइज या तो जो क्विक रिवीजन वाली चीज़ें उनको ज़्यादा पढ़े। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।